नमस्कार दोस्तों, आज हम Yamaha RX 135 का रिस्टोरेशन का फाइनल पार्ट करने वाला हूँ। तो पहला पार्ट सब लोग देख लिया होगा, उसमें पूरा गाड़ी को कैसे खोलना है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो था। तो इसमें मैंने पूरा गाड़ी को खोल के रख दिया, उसके बाद सभी को क्लीन कर लिया। एक बार वाटर वॉश किया है डिटर्जेंट के साथ, उसके बाद डीजल डाल के पूरा क्लीन कर दिया, thoroughly क्लीन कर दिया। कोई भी ऑयली पार्ट्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें मैंने 2K प्राइमर पेंटिंग कर लिया, ठीक है। नेरोलैक का 2K प्राइमर मैंने खुद से किया है। तो मेरे पास वो जो इलेक्ट्रिक गन होता है, स्प्रे पेंट गन है इलेक्ट्रिकल, हाँ वो वाले से मैंने ये सारा पेंटिंग किया हुआ है। ओके, तो आउटकम ये है, सारा पार्ट्स को मैंने कर दिया। टांकी, चेसिस, इसमें तो चेसिस नहीं है, चेसिस भी किया हुआ है। तो हम पहले सारा क्लीनिंग प्रोसीजर सब कुछ पेंटिंग वगैरह होने के बाद हम पहला जाएंगे इंजन असेंबली के लिए। तो इंजन क्रैंकेस है, इंजन क्रैंकेस लेफ़्ट और इंजन क्रैंकेस राइट। तो ये दोनों का ये जो फ्लंज होता है, नहीं तो ये जो मैटिंग एरिया होता है और ये होल्स वगैरह है, ये सारा परफेक्टली क्लीन होना चाहिए। जितना भी थ्रेडेड पोर्शन है और ये जो गाइड पिन्स हैं, ये सारे क्लियर होना चाहिए। और ये हल्का सा शार्प एडजस्ट को मैंने ड्रीमल से साफ़ करके परफेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद चूल्हा ऑन करना है, उसमें इंजन रख के हम ऑमलेट बना देंगे। ऑमलेट नहीं बना रहा है, इसमें बेयरिंग घुसा देंगे, ठीक है। बेयरिंग घुसाने का एक तरीका है ये हॉट एंड कोल्ड मेथड, ठीक है। तो ये हॉट एंड कोल्ड मेथड में एल्यूमिनियम को हम हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम जल्दी गर्म हो जाएंगे, ठीक है। ये जो पानी मैं क्यों डाल रहा हूँ, इसको ठंडा करने के लिए नहीं है। ये जो पानी इसमें डाल रहा हूँ, ये दूध है हमारा, ओके। ये पानी क्यों डाल रहा हूँ, ताकि ये जब गर्म हो जाएगा ना, 100 डिग्री टेम्परेचर में पानी बॉईल हो जाएगा, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा केस अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बियरिंग्स और क्रैंक मैंने फ्रीज़र में रख दिया, तभी तो क्रैंक ठंडा रहेगा। और एल्यूमिनियम देखो, अब देखो बबल्स आने लग गया, मतलब हमारा पानी उबल गया, मतलब अभी टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया। तो ठंडा वाला बियरिंग हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। वैसे चला जाना चाहिए, जा नहीं रहे तो हल्का सा एक मैलेट से ये बियरिंग का आउटर स्लीव में ही मारना है, इनर स्लीव मत मारना। इन केस मार दिया तो भी कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, सब मशीन्स है। थोड़ा बहुत तो वेयर एंड टियर तो हर किसी में रहता ही है, हम हथौड़ी से मारो या नहीं मारो वेयर एंड टियर तो आएगा ही। फिर भी प्रिकॉशंस लेना है, ज़्यादा इनर राइस पे मत मारना, ओनली आउटर राइस में ही मारना है, ठीक है। अगर नहीं जा रहा है तो देखो इस तरीके से मैंने एक स्लीव बुश लगा के, एक लोहे का बुश है, इसको लगा के उसको हथौड़ी से मार रहा हूँ। तो ये एक सच में एक अनकट वीडियो है बोल सकता हूँ, मतलब कोई ट्रिमिंग या एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं किया है इसमें। परफेक्टली मैंने कैसे किया वैसे ही मैंने शूट करके डाल रहा हूँ। और इसमें गलतियाँ होंगे, बहुत सारे गलतियाँ हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला था आउटर स्लीव में मारना है के लिए, मगर उस टाइम पे ना इनर स्लीव में भी मार पड़ जाता है, ठीक है, वो जल्दीबाजी में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा नीडल बियरिंग है, ये क्रैंक के लिए है, क्रैंक जाने वाला, ठीक है, ओके। इसको भी लगा दिया। इसके लिए स्पेशल टूल वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया मैं, उसका सेम डायमीटर का कोई भी सॉकेट ले लो, वो घुस जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट बियरिंग है, मैंने एल्यूमिनियम को गर्म किया था और इसको ठंडा किया। उसके बाद देखो ये आराम से ऐसे ही एक मल्लट से मारने से, नहीं तो नाइलॉन हैमर है उसे मार लो, वो चला जाएगा। और उसके बाद फ्लश फिट हुआ कि नहीं ये चेक करना है, ठीक है। अगर फ्लश फिट नहीं हुआ तो क्रैंक घुसाने के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने की चांसेस है, ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट बियरिंग है, ये एक मेन बियरिंग है, ये ट्रांसमिशन गियर का मेन बियरिंग है। ये एक स्पेशल टाइप बियरिंग है, इजर टाइप बियरिंग बोलता है इसका नंबर वगैरह मैं लेफ्ट साइड में लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों का रेफरेंस के लिए, ठीक है। वो भी बियरिंग लगा दिया। बियरिंग लगाने के तुरंत सब में ऑयल डालना ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये बियरिंग सारे को फ्रीजिंग किया था। फ्रीजिंग के टाइम पे पानी अंदर रह के फिर कोरोशन होने का चांस है, तो उसको WD-40 से क्लीन करके तुरंत सारा में ऑयल डालना ज़रूरी है।
ये हो गया हमारा गियर बॉक्स हम अभी फिट करने वाला हूँ। ये सारा इंजन पार्ट्स है, इंजन पार्ट्स पूरा मैंने साफ करके रखा है। ओके, तो मैंने पहला पार्ट में बोला था कि सारे का एक मेजरमेंट वीडियो भी आएगा करके, तो वो डाल नहीं पाया, पूरा बिजी था। तो फिर से हम बियरिंग को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बियरिंग गर्म हो गया तो ये क्रैंक है ना ठंडा है, बियरिंग हॉट है और क्रैंक कोल्ड है। तो हॉट एंड कोल्ड फिटमेंट के हिसाब से इसको देखो ढंग से फिटिंग हो गया। ओके, ये परफेक्ट फिटिंग है। ओके, अब यहाँ पे आ गया, क्रैंक अच्छे से रोटेट हो रहा है। क्रैंक मैंने लेथ में जाके बैलेंसिंग करवाया है। बैलेंसिंग मतलब 0.01 जर्नल्स का DTA लगा के रन आउट करता है। ठीक है, वो परफेक्टली करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और ये जो ऑयल सील है, देखा छोटा सा ऑयल रिंग है, इसको बदलना ज़रूरी है। अगर इसको नहीं बदला तो भाई क्रैंक लीक होने का चांस रहेगा। ओके, ठीक है, ये जो ऑयल सील है बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्ट्रोक गाड़ी एक साइकिल पंप जैसा है, उसमें साइकिल पंप में देखना कहीं से भी हल्का सा भी छोटा है, नहीं तो मतलब छोटा सा भी होल है या लीक है, तो वो साइकिल पंप ढंग से काम नहीं करेगा। सेम होता है हमारा टू स्ट्रोक इंजन भी। ओके, तो ये जो ऑयल सील है, इसको क्रैंक को सील करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, ओके, वो लग गया। उसके बाद हम आ गया ये गियर बॉक्स पहले मैं लगा के चेक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दोनों एक साथ ऐसे लगाना। ओके, उसके बाद इसको बैठाना है, एक साथ लगा के ही बैठाना है, अलग अलग बैठेगा नहीं ये। ठीक है, ये मन में रख लेना। और गियर बॉक्स को खोल के मैंने पूरा इंटरनल शिम्स एंड वॉशर्स को क्रॉस चेक किया, उसका विद इन लिमिट है कि नहीं है। ओके, वो सब दिखाना था, वीडियो लिया था, मगर वो सब यार डिलीट हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। तो इसमें मेरा गियर बॉक्स में सारा वॉशर्स विद इन लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेलेक्टर्स। तो 3 सेलेक्टर्स होता है, इसमें लिखा हुआ है एक 1H। ठीक है, 1H मानी सबसे नीचे लगाना है राइट साइड शाफ्ट में। ओके, नेक्स्ट है 2 लगाना है लेफ्ट साइड शाफ्ट में, मतलब हमारा छोटा शाफ्ट में। ओके, क्लच शाफ्ट में बोल सकता है। उसके बाद तीसरा स्प्रॉकेट शाफ्ट में ऊपर। तो क्लच शाफ्ट और स्प्रॉकेट शाफ्ट आपको डाउट नहीं आएगा, इसलिए मैंने वैसे बोला है। उसके बाद ये ड्रम है, ये 3 सेलेक्टर के लिए 3 छोटे छोटे स्लॉट्स है। उसी स्लॉट्स में उसको लेग्स को, उसमें ये जो सेलेक्टर्स है उसमें लेग होता है, उसी लेग को इसी स्लॉट्स में फंसाना है। वो मेन बात है। अगर वो फंसा नहीं है तो उसको फंसाना ही है। ढंग से नहीं फंसा, फिर से खोलो, फिर से लगा दो। मैंने 2 बार ये एक्टिविटी किया है, तब वो ढंग से बैठा है। ठीक है, यूट्यूब वीडियो सारे बहुत सिंपल लगता है, ठीक है, मगर आप रियली करेगा ना तब पता चलेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए ये अभी भी वीडियो में दिखा रहा हूँ, सिंपली जा रहा है, मगर एक्चुअली ये जो पिन दिख रहा है ना, ये सिंपली गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, मगर इसके अंदर एक वैक्यूम आएगा। देखो ये जो पिन है ना ऊपर नीचे होते रहेंगे, क्योंकि ये है ना एयर टाइट में ये पिन और बुशिंग किया हुआ है। एयर टाइट ये जो पिन को ऊपर धकेल देगा, उसके टाइम पे गियर बॉक्स का सेटिंग गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से 2-3 बार बैठा के इसको करना है। देखो फिर से मैंने खोल दिया, देखा, क्योंकि सेटिंग नहीं हुआ ढंग से, गियर सेलेक्ट नहीं हो रहा था। फिर से मैं एडजस्ट किया, ओके, फिर भी नहीं हो रहा। देखो अब देखो ड्रम घूम नहीं रहा है। ये रियल वीडियो है, जो आपको मिलता है ना वो नहीं है। फिर मैंने 2-3 बार फिट किया, लास्ट टाइम फिर ठीक हो गया, मेरा ड्रम घूमने लग गया, पिन्स भी लगा दिया। उसके बाद मैं ये 2K थिनर यूज़ कर रहा हूँ। थिनर क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि ये जो मैटिंग एरिया है, ठीक है, इसको ढंग से साफ़ करना होता है। इसको अगर ढंग से साफ़ नहीं किया तो आपका ये जो सीलेंट है, हम सिलिकॉन सीलेंट यूज़ करता है ये दोनों क्रैंकेस को मैटिंग करने के लिए। तो इसके बीच में ऑयल कंटेंट रहेगा, तो ऑयल में ग्लू अच्छे से काम नहीं करेंगे। पेंटिंग करने से पहले या सिलिकॉन कहीं भी लगाने से पहले थॉरो क्लीनिंग ऑफ ऑयल कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने पूरा इंजन का ये जो मैटिंग एरिया है इसको एकदम परफेक्टली क्लीन कर दिया। ठीक है,
तो अगर ढंग से क्लीन नहीं हुआ तो फिर बाद में ऑयल लीक आने का चांस रहेगा। ओके, उसके बाद दूसरा क्रैंक केस। ओके, दोनों में सेम तरीके से ही मैंने किया है, ठीक है। एक अच्छा सा वाइट क्लॉथ ले लेना, स्पेशली कॉटन क्लॉथ, उसमें थोड़ा सा थिनर ले लेना और सारा एरिया में इसको कवर करके साफ़ करना है। जो सफाई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 2 स्ट्रोक इंजन असेंबली में। 4 स्ट्रोक में सफाई कम चाहिए ऐसे कुछ नहीं है, जो भी इंजन है सफाई के साथ असेंबली करो, अच्छा आउटपुट आएगा। ओके, तो इंजन असेंबली क्लीनिंग प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा टाइम निकल जाता है। ओके, अब ये हो गया हमारा 3 बॉन्ड। एक सिलिकॉन सील मेकर है, मतलब गैसकेट मेकर बोल सकता है। ये इटसेल्फ मतलब सूखने के बाद एक गैसकेट टाइप बन जाएगा। तो ये ग्रे सिलिकॉन है, ये अच्छा लगता है। बाकी कलर ख़राब है करके नहीं बोल रहा हूँ, मगर मेरे ऐसे ट्यूनर मुझे अच्छा लगता है कि ये परफेक्टली काम किया हुआ है। मैं ऑलरेडी 5 to 6 टाइम इंजन असेंबली किया हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम में एवरी इंजन असेंबली हम लोगों को एक क्या नाम है, एक्सपीरियंस नहीं तो एग्जाम्पल्स मिलता है हर इंजन असेंबली में। तो एवरी टाइम हम पॉलिश्ड होते जाता है, गलतियां होगा उसको सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने दोनों में इंजन का वो उसमें ये सीलन लगा दिया। उसके बाद इंजन को मैं बैठा रहा हूँ। इंजन बैठाना मतलब इस टाइम पे आप लोग नाइलॉन हैमर या इस टाइप का मल्लेट यूज़ करो, इसको हर जगह से टैपिंग करना है। और इंजन जब असेंबली करेंगे, आपने पहले ही मैंने बोलना भूल गया, तो मैग्नेट साइड पहला असेंबली करना है। ओके, उसके बाद क्लच साइड कवर उसके ऊपर बैठाना है, क्योंकि क्लच साइड कवर में जो बेयरिंग और शाफ्ट है वो क्लियरेंस फिट में है, मैग्नेट साइड में वो इंटरफेरेंस फिट में है। क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट क्या है कि सिंपली बताता हूँ। एक टाइट होके चला जाता है, वो होता है इंटरफेरेंस फिट। एक होता है हल्का सा क्लियरेंस के साथ, एयर गैप के साथ वो चला जाता है, उसको बोलता है क्लियरेंस फिट। सिंपल है, ठीक है। और ये मैग्नेट सब कुछ टाइट हो गया। उसके बाद हम अभी नट्स डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले एक बार क्रॉस चेक मैंने कर लिया कि कौन सा नट कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। वो सारे मैंने एक बार परफेक्टली क्रॉस चेक कर लिया। तो टोटल 30 नट्स होता है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग वैरायटी का होता है 13। उसमें एक 5 का होता है, एक 4 का होता है, फिर 3 का होता है, 1 का होता है, ऐसे अलग अलग होता है। सभी में मैंने थ्रेड लॉकर लगाना नहीं भूला। थ्रेड लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थ्रेड लॉकर ढंग से नहीं लगाया तो इन केस वाइब्रेशन में ये नट्स खोलने का चांस रहेगा। वैसे नहीं है, फिर भी कभी कभार हो जाता है, इसीलिए थोड़ा प्रिकॉशंस लेता है। और मैं मैक्सिमम नट बोल्ट्स को टॉर्क के साथ ही टाइट करता हूँ। इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं होने के लिए मैंने मैक्सिमम ये टॉर्क देने वाला पार्ट्स को दिखाया नहीं है। ओके, तो सारे नट को उसके हाइट के हिसाब से डालना है। तो डिफरेंट नट बोल्ट्स है, तो इसको हाइट देख लिया तो हमें पता चल जाएगा। ओके, और जिसमें जो थ्रेड लॉकर नहीं आया तो उसमें थ्रेड लॉकर लगा देना। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये 30 नट बोल्ट्स नहीं है, ओनली बोल्ट है ना, हाँ, ये स्क्रू बोल्ट। ओके, ये 13 स्क्रू बोल्ट्स है। सारे लगाने के बाद इसमें टॉर्क देने के लिए आप लोग मतलब टॉर्क मत देना, मेरा साइड से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो ऑलरेडी ये इंजन 2-3 बार असेंबली किया हुआ है, तो पुराना जो थ्रेड्स इंडियन ये थ्रेड्स के नीचे है ना, ये जो पहला कवर तो उसमें स्क्रू जाता है, उसके नीचे वाला कवर है उसमें फीमेल पोर्शन है। उस फीमेल पोर्शन थ्रेड्स में पुराना सीलेंट ग्लू वगैरह सब कुछ जमा हुआ है। तो उसमें आप टॉर्क रेंच से टाइट करेगा तो वो वहाँ पे एक्स्ट्रा टॉर्किंग दिखाएगा नहीं। ये एक प्रॉब्लम है ये पुराने इंजन के साथ, स्पेशली ये जो 13 बोल्ट्स के लिए, ठीक है। तो अब टॉर्क देने से अच्छा एक इम्पैक्ट ड्राइवर होता है ना, इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर, उससे एक बार मारने से हो जाएगा। अभी हमारा क्रैंक सेट हो गया। अब देखो ये है इसका कंडीशन, ऐसे ही होना चाहिए। ये एक साउंड इंजन बियरिंग का मतलब सिंपल है।
मतलब आगे पीछे हल्का सा उंगली से घुमा के छोड़ दो, ये ओरिजिनल पोजीशन में अपने आप आना चाहिए। ओके, वो छोड़ दो, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम गियर बॉक्स की तरफ चलते हैं। गियर ड्रम का पिन्स 3 पिन होता है, ठीक है, ये इस टाइप का है। इसको मैंने पहले जैसे पढ़ा था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं डाल रहा हूँ, ताकि पहले जो ये पड़ा हुआ था तो उस टाइम पे इसका गियर सेलेक्टर जो लीवर है वो आके इसमें फंस के उतना एरिया में क्या है कि पिचिंग वगैरह हो गया होगा, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम उसी सेम पिन को उल्टा लगा दिया, ताकि उसका जो एरोशन वाला जगह है वो अंदर चला जाएगा और अच्छा पोर्शन में हमारा लेग आके एंगेज करेगा। और ये नट ऐसे कसाना है कि थ्रेड लॉगर लगा के पूरा अच्छे से अच्छा टॉर्क दे देना। 2.5 kgfm अराउंड देना है आपको वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना न्यूट्रल लाइट वाला स्विच है ये न्यूट्रल लाइट के लिए ये, और इसका और कोई मकसद नहीं है। और ये है अपना न्यूट्रल पोजीशन फाइंडर, ठीक है। इसके अंदर एक बॉल होता है, एक स्प्रिंग होता है पीछे का, ये 14 नंबर का एक कंड्यूट बोल्ट होता है, ठीक है। ओके, इसमें थोड़ा ऑयल डालना नहीं भूलना, मैं पहले ऑयल डालना भूल गया था। इसके अंदर ऑयल डालना, और हमेशा जब भी इंजन बिल्ड करेगा ये जो पीस है इसको नया लगाना ना भूलना, नया ही लगाना। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 40-50 रुपये में आ जाएगा, ठीक है। वो दीक्षा ब्रांड का मिल जाता है। दीक्षा का होके उतना हाई फाई क्वालिटी भी नहीं है, जेसी दीक्षा ये दोनों ओके है, ठीक है, फिर भी चलेगा। इतना भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम मतलब OEM जैसा नहीं है, काम चल जाएगा। ओके, अराउंड 25,000 किलोमीटर तक इंजन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके, अगला चीज़ है ये सब अभी कोई वीडियो में कोई दिखाएगा नहीं होगा। तो ये है अपना गियर लीवर का ओवैलिटी मेंटेन करने के लिए एक ओवल स्क्रू है, ठीक है। इसको ओवल स्क्रू बोल सकता है। ये एक्सेंट्रिक स्क्रू है। एक्सेंट्रिक मतलब ये जब रोटेट करेगा अंडा जैसा है, अंडा का ये जो ऊपर से है ना एक लॉब होता है, उस टाइप का एक लॉब है इसमें भी, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ये एक्सेंट्रिक घूमता है। जब मैं ये हो गया हमारा गियर सिलेक्शन रॉड, ठीक है। ये जो शाफ्ट है इसको हम इस छेद से अंदर घुसाना है। ओके, पहले इसका सेटिंग होता है वो दिखा रहा हूँ मैं। ये एक स्प्रिंग है, 2 लेग स्प्रिंग है, तो इसको ऐसे लगाना है। ये जो दोनों लेग है ये जाके हमारा एक्सेंट्रिक ये जो अभी स्क्रू मैंने दिखाया उसमें जाके फंसता है, ठीक है। तो पहले ये जो 2 लेग स्प्रिंग लगा देना, उसके बाद अपना शाफ्ट को अंदर घुसाना और ये 2 लेग के बीच में वो जो एक्सेंट्रिक स्क्रू है उसको घुसाना है। ओके, ठीक है। उसके बाद इसका जो लेग है, मेन लेग, जैसे इसको थोड़ा सा टैप करके बैठता है, और जो मेन लेग है ऊपर गियर ड्रम में बैठता है। यहाँ पे देखो ये जो गियर ड्रम में टोटल 3 पिन है। कोई भी 2 पिन का बीच में इसका लेग को फंसाना है। उसके लिए हमें सेकंड गियर थर्ड गियर एंड फोर्थ गियर में डालना पड़ेगा, तब ये आएगा। देखो मैंने वो स्क्रू खोल के दिखा दिया। जैसे ये एक्सेंट्रिक वाले को घुमा दो, देखो दिख रहा है ना आपको, ये आगे पीछे हो जाएगा। इसका ये जो 2 पिन के बीच का ये जो गैप है ना, ये आगे पीछे हो जाता है ये स्क्रू को घुमाने में। देखा, हम लोगों को ऐसे लगाना है कि ये दोनों पिन की गैप इक्वल बराबर करके ये लेग को छोड़ना है। देखा एक्जैक्टली, अभी वीडियो में ऐसे दिख रहा है मगर ये मैंने एक्जैक्टली दोनों का बीच में लगा दिया वो दोनों पिन को। ओके, और उसके बाद हम एक टैप वॉशर है नीचे, उसको उसकी लोकेशन में लगाने के बाद देखा एक्जैक्टली अच्छे सा निकला है, ठीक है। इसी पोजीशन हिलना नहीं चाहिए। इसी पोजीशन में पहले हम यहाँ पे एक स्क्रू लगाना है, ठीक है। एक कवर स्क्रू है, कवर स्क्रू अच्छे से लगाना है। तो इसका टॉर्क होता है, तो इसका पर्टिकुलर टॉर्क आई थिंक 2.2 या 2.6 कुछ है, थोड़ा ज़्यादा ये टॉर्क है, ठीक है। मैं अभी टॉर्क रेंज से नहीं शो कर रहा, मैंने वैसे किया था
ये सब का तो टॉर्क से हो जाता है। मैं अभी तो हथौड़ी से एक ठोक दे के ऐसे टाइट कर दिया है। ओके, और अब इसको खोलना है ताकि हमें वो जो एक्सेंट्रिक स्क्रू है उसको टाइट करना है हमें। वो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। ये वाले को टाइट करना है। अभी तो फिक्स है। ओके, अब इसको हिलना नहीं चाहिए, मगर इसकी ये जो टैब वॉशर है उसको एक चिसल ले लो, चिसल से ऐसे मार के ओके बेंड करना है। एक्जैक्टली बेंड करना, थोड़ा ध्यान देना। इसके बीच में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में मार नहीं मिलने का। एल्यूमिनियम में मार मिल गया तो फिर क्रैक आएगा। एल्यूमिनियम एक ऐसी चीज़ है कि प्लास्टिक जैसा ही है, मतलब ज़्यादा एक इम्पैक्ट वगैरह कुछ आएगा ना, फिर वहाँ पे क्रैक हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये लेग भी कर दिया, और इसका ये जो बेंड वॉशर का लेग है इस तरफ, इधर भी आप लोग टाइट कर देना। एक्जैक्टली इंटैक्ट और सेफ्टी सिक्योरिटी देखना है इसका, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक रिटेनर है, ये बियरिंग रिटेनर है। बियरिंग रिटेनर मतलब बियरिंग बाहर निकलने से रोकने वाला चीज़। तो ये दोनों एक पत्ती जैसा है, इसको लगाने से ये जो सेंटर बियरिंग और जो नीडल बियरिंग है वो दोनों बाहर आने से रुक जाएगा। और तो ये छोटा छोटा स्क्रू है, ये दोनों 8 नंबर का स्क्रू होता है, ठीक है। ये दोनों में थ्रेड लॉकर लगा के टाइट कर देना। इसका भी टॉर्क होता है, ठीक है। और टॉर्क स्पेशली मैनुअल में देख के कर देना। और उसका एक स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, इंजन टॉर्क्स क्या क्या है। उसी पर्टिकुलर टॉर्क देख के आप लोग कोई भी नट बोल्ट है, स्क्रू है, उसको टाइट करना है, स्पेशली इंजन साइड का। ओके, तो ये वैसे हो गया, ठीक है। अब हम अगले में चलते हैं। अगला है ये गियर सेलेक्टर पुल्ली मतलब ये एक छोटा सा पुल्ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये हर गियर को रोकने का काम होता है, ठीक है। इसमें भी थ्रेड लॉकर लगा है इसका स्क्रू में। इसका स्क्रू एक स्पेशल है, छोटा सा बोल्ट है, 12 नंबर का गोटी लगता है इसमें, ठीक है। तो ये एवरी गियर में लॉक करने के लिए, जैसे सेकंड गियर डाल दिया तो सेकंड गियर में रहना चाहिए ना गियर। जब तक आप पेडल में प्रेशर नहीं देगा तब तक ये सेकंड गियर में ही रहना चाहिए, उसका काम आता है ये स्प्रिंग टेंशन थ्रू इसको रोका जाता है। इसमें जैसे ही स्प्रिंग टेंशन एंगेज होगा तो ये दोनों वो जो पिन्स होता है ना गियर ड्रम में, उस दोनों के बीच में जाके फंस जाके उसी पर्टिकुलर गियर में सस्टेन करने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो ये गियर ड्रम है। गियर ड्रम में थोड़ा घुमा के देख रहा हूँ काम कर रहा है कि नहीं। सारा एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। देखा, ये दोनों पिन के बीच में ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्प्रिंग है, इसको लगाना है, ठीक है। ये यहाँ पे एक यहाँ पे, ओके, वो स्प्रिंग भी लग गया। और इसका मूवमेंट ये चेक करना, अगर क्रॉस थ्रेड हो गया ना वो ये जो 12 नंबर का, तो ये मूवमेंट नहीं मिलेगा तो फिर गियर डलेगा भी नहीं। आप लोग इंजन असेंबली कर देगा, बाद में फिर खोलना पड़ेगा। ओके, ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गया आइडिल गियर का टाइम। आइडिल गियर मतलब हमारा किकर रैचेट का वर्किंग को मेन क्रैंक में ट्रांसफ़र करने का काम आता है आइडिल गियर को। इसके लिए 2 छोटा सा सर्कल वॉशर है, मैं नया लगा रहा हूँ, हमेशा इसको नया लगा दो, वो सही रहता, ठीक है। पहले ये सर्कलिप डाल दो, उसके बाद शिम डालना है। ओके, छोटा सा एक शिम है, ये वैसे मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत है आजकल मिलना। कोई मिलिंग शॉप में आप लोग गया तो मिलेगा। ये सब एवरी इंजन रिस्टोरेशन करेगा तो ये सब छोटे छोटे शिम्स है ना, चेंज करना है, ठीक है। तो ये मैंने नया ही लगा दिया दोनों। उसके बाद ये हो गया सर्कलिप भी। ये सर्कलिप वैसे 5 रुपये का मिलता है, मगर यमहा बोल के यमहा सुन के ही लोग फिर 40 रुपये का हो जाता है। मैंने जो क्रैंक में एक ऑयल सील डाला था, याद होगा, वो एक पीस 50 रुपये का मिला है मुझे, ठीक है। तो इतना महंगा कर दिया यमहा का पार्ट सारे। मिल स्टोर में जाने से ये सब सिंपली मिल जाएगा आपको, ठीक है। यमहा मत बोलना, कोई भी गाड़ी का नाम ले लो और बोलो छोटा सा एक सर्कलिप देना, वो लोग वैसे 5 रुपये का दे देगा, ठीक है। तो ये है HTA का क्रैंक सील। तो हम इसके बाद क्रैंक सील लगाने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। हम अगर एक इंजन प्रोसीजर को एक मतलब एक एग्जाम माना गया तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंजन क्रैंक सील को कैसे लगाना। ओके,
तो इंजन क्रैंक सील ही पूरा इंजन का हेल्थी सिचुएशंस बताता है। ओके, तो ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे इंजन सील्स को लगाता हूँ। पहले पहले दूसरा तरीके से लगाता था, वो सब मैक्सिमम इंजन सील लीक होने का चांसेस था। तो पहले ये बुश है, इस बुश में मैं ऐसे लगा के फिट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो ये बुश है, इस बुश में ऑयल डाल रहा हूँ। उससे पहले इस बुश को मैंने अच्छे से बफिंग किया था। ओवर बफिंग नहीं करना, फिर क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगा। हल्का सा बफिंग करना ताकि इसमें कोई स्क्रैच मार्क वगैरह नहीं हो। उसके बाद सील को ऐसे घुसाना, ठीक है, और एक्जैक्टली रख देना। ओके, फिर ये इसका मूवमेंट चेक कर लेना। ओके, ये जो बुशिंग है, बुशिंग के सेंटर में जाके वो छोटा सा ऑयल रिंग है जो मैंने 50 रुपये में ख़रीदा था, वो जाके फंसता है। तो ये इंटरनल भी एयर लीक लॉक करेगा और आउटर साइड भी, मगर बुश का अंदर और बाहर दोनों एयर को लॉक करने के लिए हम यहाँ पे ऑयल सील लगा रहे हैं। ओके, ये एक्चुअली एक ऑयल सील भी है, वैसे एयर टाइट सीलेंट भी है, ठीक है, एयर टाइट सील भी करता है ये, ठीक है। मेरे पास एक ऐसे एक स्लीव है, इस स्लीव एक्जैक्टली मेरा क्रैंक के लिए ही मिल गया था। तो एक्जैक्टली ये कोई भी ऑयल सील वगैरह हथौड़ी से मारने से स्पेशली बैठ जाता है। मैंने इसमें थोड़ा सिलिकॉन सीलेंट लगाया था ताकि इन केस लीक वगैरह है तो, क्योंकि इतना पुराना इंजन है, अनइवन हो जाता है बहुत साल के बाद, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सिलिकॉन सीलेंट लगाया, उसके बाद ऑयल लगा के जो बुश है, बुश का रोटेशन को थोड़ा फ्री करा दिया। ओके, ठीक है। अब दिखाता हूँ एक चीज़, ये जो फिटमेंट हो गया, उसके बाद हमें करना है रिटेनर को लगाना। रिटेनर कहीं पे भी हो, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए, यहाँ पे ये जो रिटेनर लगा रहा है हमारा क्लच साइड ऑयल सील बाहर आने से रोकने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू है, ये थ्रेड लॉकर के साथ इसको टाइट कर देना। तो मैं ये सब में तो टॉर्क होता है, पर्टिकुलर टॉर्क है इसका, आई थिंक 3.5 या कुछ है, मैं भूल गया, मे बी आई एम रॉन्ग। तो वो देख के आप लोगों को लगाना है। तो मेरे पास बिट है, 8 नंबर का सॉकेट लगा के उस बिट से टाइट करने से ये परफेक्टली बैठ जाता है। ओके, तो वो भी हो गया। अब अगले में चलते हैं हम, इसका टाइटनेस चेक करना है, क्योंकि ये जो रिटेनर है ना कभी कभार जाके बुश में टकरा जाता है। जो बुश हमने फिट किया ना उसमें जाके ये टच हो जाता है। तो अगर टच हो गया तो फिर वो बार बार इसमें रगड़ा कर करके फिर बुश को ख़राब कर देगा, हमारा रिटेनर भी ख़राब हो जाएगा। ओके, और ये हो गया अपना की, ये स्क्वायर की है, वुडरफ की हम बोल सकता है, यही है वो। तो इसी में हमारा प्राइमरी गियर, मतलब मैंने इसमें प्राइमरी गियर लगा रहा है 19 टीथ का। वैसे ये इंजन खोला था तो मुझे मिला था 22 टीथ का, मगर मैं इसमें थोड़ा पोर्टिंग वगैरह सिलेंडर में कर रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर गियर रेशियो मुझे चाहिए, इसलिए मैं इसमें 19 का प्राइमरी गियर लगा रहा हूँ। ओके, एक वॉशर लगा दिया, उसके बाद एक स्पेशल वॉशर है ना, मैं 2-3 डाल के देख रहा हूँ, वैसे वॉशर थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आई विल चेंज दिस। एक छोटा सा मैं लगा दिया, उसके बाद एक नट लगा दिया। ओके, ये जो नट है ये 19 नंबर है, 19 नंबर का नट इसमें लगता है, ठीक है। अब एक चीज़ दिखाऊंगा, ये जो क्रैंक के गैप्स है ना, लेफ्ट एंड राइट साइड गैप, मैंने जो उंगली से दिखा रहा है, देखो राइट साइड में ज़्यादा है, मैग्नेट साइड में कम है, देखा? ओके, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, वैसे ये एक्जैक्टली करेक्ट नहीं है, एज पर मैनुअल में गलत कर रहा हूँ, मगर ये मेरा तरीका है, मैं कुछ भी करूँगा। ओके, तो ये मैं इसको टाइट कर रहा हूँ और एक्जैक्टली टॉर्क दे रहा हूँ, 5.5 kgfm टॉर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखा, ये टॉर्क देने के बाद देखो यहाँ गैप आ गया और यहाँ पे गैप कम हो गया, देखा? अब एक्जैक्टली गैप हो गया। सारे मैकेनिक का एक डाउट है, क्रैंक को कैसे सेंटरिंग करना है, तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। एक्जैक्ट प्राइमरी व्हील में टॉर्क दे दो, जो पर्टिकुलर टॉर्क ये शाफ्ट को अपने आप खींच के वो जो गैप मेंटेन करवाएगा। इसलिए स्पेशली 2 स्ट्रोक में क्रैंक केस में टॉर्क का इम्पोर्टेंस क्या है अब समझ गया होगा, जो टॉर्क रेंज से टॉर्क देने वाला, ठीक है। अब मैग्नेट साइड आता है, मैग्नेट साइड में सिलिकॉन सीलेंट लगाया, उसके बाद ये सील है, सील को बैठाना है, ठीक है। जो
सेम स्लीव्स एक साथ मैंने किया था, वो भी हो गया। ये सब जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, ये सब सबको पता है, तो उसमें ज़्यादा डाउट क्लियर होने का ज़रूरत नहीं है। ये क्लच का ऑयल सील हो गया। ओके, ये सब फ्लश फिट है, मतलब बॉडी के साथ वो मैच करना चाहिए। उंगली से एक बार रबिंग करके देख लो हुआ कि नहीं। अब ये है स्प्रॉकेट सील। स्प्रॉकेट सील सब लोग है ना मार के अंदर घुसा देते हैं, वैसे नहीं करना। ये अंदर घुसेगा ना तो अंदर जो बियरिंग है उसमें जाके बट करेगा। अगर बट करेगा तो फिर वो बियरिंग घुमाने के टाइम पे ये उसको रस्टेड करेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ओनली फ्लश फिट नहीं करना है, बस मतलब बाहर बॉडी के साथ लेवलिंग करके उसको छोड़ना है। ज़्यादा इसको प्यार मत दिखा के अंदर मत घुसाना उसको ज़्यादा। ठीक है, ओके, जितना चाहिए उतना ही करना है। ओके, वो सारा जगह में मैं थोड़ा ये ऑयल मतलब सीलेंट को थोड़ा घुसा रहा हूँ हर जगह। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया हमारा गियर शाफ्ट ऑयल सील। ऑयल सील भी लगा दिया। ये सारे लिप टाइप ऑयल सील्स होता है। ठीक है, इसमें सिंगल रिंग भी होता है, डबल रिंग भी होता है। जैसे मैग्नेट साइड में सिंगल स्प्रिंग रिंग ऑयल सील है, क्लच साइड में डबल स्प्रिंग ऑयल सील है। लिप टाइप ऑयल सील्स बोलता है। ठीक है, इसको अब मैंने ये गियर शाफ्ट भी लगा दिया। ओके, सारे इंटैक्ट है, गुड है। सभी का टॉर्क मैंने क्रॉस चेक कर लिया, और उसके बाद हमने क्लच को भी एक बार घुमा के चेक कर लिया सारा काम हर रहा है कि नहीं। ठीक है, हमेशा ये क्रॉस चेकिंग बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम क्लच कवर लगाने के बाद कुछ याद आ गया, भाई ये नहीं हो पाया, फिर से खोलना पड़ेगा, डबल काम हो जाएगा। उससे अच्छा सारी चीज़ पहले ही चेक कर लो। ओके, हम अभी क्लच को सेट करने वाला हूँ। तो क्लच सेट करने के लिए बुश होता है सेंटर में, और ये 2 वाशर होता है। ओके, ये जो छोटा वाशर मगर थिकनेस में मोटा पहले जाएगा। ओके, उसके बाद ये बुश जाएगा, फिर ये बड़ा वाशर जाएगा, उसके ऊपर ये जो है हमारा क्लच हब जाता है। वैसे बोश भी बोलता है कुछ लोग, क्लच बोस, क्लच हब बोलो, कुछ भी बोलो। ओके, क्लच सेंडर बोलो। ओके, तो ये मैंने बस लगा के चेक कर रहा था कि इसका मतलब रोटेशन एक डिटेल लगा के इसमें शाफ्ट में कोई बेंड तो नहीं है। अगर शाफ्ट बेंड है तो हमिंग वॉइस करना शुरू करेगा प्राइमरी व्हील के साथ। तो मैंने थोड़ा ऑयल लगाया, उसके बाद क्लच को लगा रहा हूँ। ये है हमारा क्लच बास्केट। ओके, ये एक बास्केट है, कटोरी नहीं, टोकरी है ना, बास्केट को कुछ भी बोलो, क्लच बास्केट है। इसी में सारे हमारा क्लच सेंडर, प्रेशर प्लेट सब लगता है। ओके, तो अभी मैं किकर लगाता हूँ। ठीक है, किकर लगाने के बाद हम क्लच हाउसिंग लगाना है। ओके, तो पहले किकर में लगा देता हूँ। किकर में देखो 2 लेग होता है, एक लोहे वाला लेग होता है और एक स्प्रिंग वाला लेग होता है। ये लोहे वाला लेग नीचे आता है, और स्प्रिंग वाला लेग का ना वो जीप जैसा रहता है, जीप वो जो बीच में घुस जाता है। ठीक है, और एक स्प्रिंग होता है और एक नाइलॉन बुश होता है। ओके, ये नाइलॉन बुश कुछ नहीं करने का, ये एल्यूमिनियम केस के हम राइट साइड बंद करता है ना, उसके साथ ये रब करता रहता है, और दूसरा क्लच असेंबली को पूरा लेफ्ट साइड में धक्का देने के लिए भी काम होता है। RD 350 का गियर पेडल में ऐसे एक बुश होता है। RZ 350, RZ 250 गियर बॉक्स में मैंने क्लच शाफ्ट के आउटर साइड में ऐसे बुश कुछ लोग मॉडिफाई भी करता है। ठीक है, तो फिर मैंने क्लच खोला था, उसको फिर से लगा दिया। ओके, तो मोस्ट ऑफ सारे हो गया, तो मैं फिर से ये ऑयल थोड़ा लगा के हम अभी क्लच सेंडर लगा दिया। ओके, क्लच सेंडर लगा दिया, तो उसके बाद एक यहाँ पे एक वाशर होता है, तो वाशर तो मिल नहीं रहा था, फिर भी मैंने एक छोटा सा वाशर फिर से लगा दिया, और ये 90 नंबर का नट है, इसको लगाना है। ठीक है, मैं अभी इसको मैक्सिमम लगा के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इंजन ये सब का टॉर्क देना बहुत दिक्कत है। तो ये हम चेस में चढ़ा के उसके बाद सारे इंजन पार्ट्स का आउटर, वैसे 17 नंबर का ये बोल्ट सारे को टॉर्क बाद में दे देंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा बुश है, उस बुश को थोड़ा ऑयल लगा के अंदर करना, और ये बुश में पॉलिश करने का ज़रूरत वैसे नहीं है, क्योंकि ये ऑयल लीक ही प्रोड्यूस करेगा। ऑयल लीक हमारा इंजन का परफॉर्मेंस को ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ओके, डायरेक्टली नहीं करता है,
इनडायरेक्टली वैसे करता है परफॉर्मेंस में, मगर फिर भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे ये है अपना 27 का 27 का एक नट भी है, और मैंने स्प्रॉकेट यूज़ किया है 15 नंबर का। और यहाँ पे गियर शाफ्ट में एक वॉशर है और एक छोटा सा लॉक है, तो इसको भी लगा दो। ओके, लग गया। तो मैं ऐसे एडजस्टेबल स्पैनर से कर लिया, ठीक है। ये सब बैड प्रैक्टिसेस है, वैसे आप लोग मत करो। जो मैनुअल कहता है प्रॉपर तरीके से कर लो, ठीक है। तो खुद का बाइक है भाई, तो कुछ भी कर ले, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा चेसिस। हमारा इंजन असेंबली हो गया, हम चेस असेंबली करने वाला। ओके, चेस असेंबली अलग अलग लोग अलग अलग स्टाइल में करता है। ये एज ए ट्यूनर मुझे ये ईजी लग गया, मतलब मैं इसी तरीके से कुछ भी गाड़ी है, RD350 हो, बुलेट हो, कुछ भी हो, मैं इसी तरीके से करता हूँ, ईजी हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैं सेंटर स्टैंड फिट करने वाला हूँ। सेंटर स्टैंड फिट करने के लिए सेंटर स्टैंड लगा दिया, होल्ड्स को अलाइन कर दिया। उसके बाद चेक करना है कि सेंटर स्टैंड उल्टा नहीं होने का, स्प्रिंग साइड इसी साइड आना चाहिए। उसके बाद जो हमारा सेंटर स्टैंड का बुशिंग है, ओके, उस बुशिंग में ग्रीस लगाना है। सेंटर स्टैंड बुशिंग में देख लो, सेंटर साइड में एक कटिंग दिया हुआ है, देखा, लंबा सा कटिंग। उस कटिंग के बीच में ग्रीस भर के लगाना है, ठीक है। ओके, और वैसे ये हो गया। वैसे मेरा चेसिस में जो होल है फॉर सेंटर स्टैंड थोड़ा सा ओवल है, मगर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उससे हमारा परफॉर्मेंस में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आता है। ओके, तो उसके बाद हमें ब्रेक पेडल लगाना है। ओके, ब्रेक पेडल का एक स्प्रिंग होता है, रिटर्न स्प्रिंग है। तो पहले ये स्प्रिंग जाएगा, उसके बाद ब्रेक पेडल जाता है। ये जो स्प्रिंग को फंसाने के लिए छोटा सा होल है, उसके बाद ये शाफ्ट को ऐसे करके यू करना है, ठीक है। और ये जो एस टाइप का लग रहा है ना, उधर हमें हमारा ब्रेक पेडल को फंसाना है। वो थोड़ा सा दिक्कत की बात है, वो आप लोग मतलब पहले बार तो होगा नहीं, 2-3 बार ट्राई कर लो, अपने आप हो जाएगा। और हथौड़ी का भी हेल्प कर लो, कोई नहीं है तो हथौड़ी का हेल्प कर देना, ठीक है। ओके, हथौड़ी से हेल्प लेके हमने इसको बैठा दिया। ओके, गुड। थोड़ा सा दिक्कत तो कर रहा है मेरे वाले में भी, मैं हथौड़ी से मार रहा हूँ, फिर भी वो ढंग से बाइट नहीं रहा है, क्योंकि वो स्प्रिंग का जो सर्कल है ना, वो ये गियर शाफ्ट का उस साइड को रोकता है। फिर बाद में कैसे भी मैंने ज़बरदस्ती उसको घुसा दिया और बाइट भी गया, देखा। और लॉक भी लगा दिया, वहाँ पे एक लॉक है ताकि शाफ्ट बाहर ना निकले। ओके, उसके बाद हमें हमारा स्प्रिंग लगाना है। ये जो स्प्रिंग है ना, मैं जिंक कोटिंग के लिए बाकी पार्ट्स भेजा था, उस टाइम नहीं हो पाया, तो मैंने इसमें थोड़ा गर्म करके जो काला ऑयल है ना, गंदा सा ऑयल, उसमें डाल दिया, ताकि उसका एक ही मतलब कोरोशन प्रिवेंशन आ जाए, ताकि जंग ना लगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंटर स्टैंड का फिटिंग। सेंटर स्टैंड फिटिंग करने के लिए एक यू शेप का एक और चीज़ है, बस उसको भी लगा दो। हमारा सेंटर स्टैंड और ब्रेक पेडल हो गया। अब अगला पीस है हमारा स्विंगिंग आर्म। स्विंगिंग आर्म के पूरा असेंबली पहले से ही करना है। असेंबली करने के बाद इस स्विंगिंग आर्म को हम चेसिस के साथ फिट करना है। तो स्विंगिंग आर्म में मेनली ये एक स्पेशल बोल्ट है, वैसे ये दिख रहा है ना, तो ये है बोल्ट। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा निकल गया, बाद में पता चला ये जो बोल्ट है RD350 का था, ठीक है, इसको बदलना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा ही है, RX100 का थोड़ा छोटा है, वो मैं ढूंढता हूँ मेरा बैग में। गलती से वो RD350 वाला यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गया। तो नट बोल्ट जिंक करने के बाद है ना, कुछ बोल्ट्स मिस हो जाता है, उन लोगों के पास है, और हम लोगों के पास से भी क्लीनिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत मिस हो जाता है। वो सब हमें मिलिंग शॉप या शोरूम से ख़रीदना पड़ेगा, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो बुश है, इसको लगाने के बाद एक वॉशर, नेक्स्ट स्क्रू, इसको टाइट करना है। RD350 का है ना, थोड़ा लंबाई ज़्यादा है, इसलिए हो नहीं रहा है। देखो अभी पता चला मुझे, तो मैंने दूसरा स्क्रू लगा दिया। ओके, जो दूसरा स्क्रू पड़ा था वो एक्जैक्टली RX100 का ही था,
RX 100 हो या 135 हो, सब में एक ही लगता है, ठीक है। ओके, स्क्रू भी लगा दिया। तो इसमें 13 नंबर का स्क्रू मतलब नट कसता है, ठीक है, 13 नंबर का करना है। और इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करने का। ये जो मतलब सपोर्टिंग स्टैंड है, ये जो रोड है, तो ये आराम से मूव होना चाहिए। अगर मूव नहीं किया तो आपका शॉकर अच्छे से काम नहीं करेगा फिर, ठीक है। और ये है शॉकर है स्विंगिंग आर्म का बुश। ये जो बुश है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको मैं एक दिखाता हूँ। ये जो बुश का सेंटर बुश है वो थोड़ा बाहर को रहता है और यहाँ पे आके वो टाइट हो जाता है, ठीक है। और जब भी हम ये जो सेंटर एक्सिल मतलब स्विंग आर्म एक्सिल को टाइट करता है तो सेंटर वाला बुश और ये जो चेसिस में जो बुश जो दिख रहा है बाहर, ये सब एक साथ टाइट हो जाता है। फिर वो रबर पीस में शॉकर का मूवमेंट, वाइब्रेशन वगैरह अब्सॉर्ब भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका मूवमेंट वैसे होता है। तो किसी दिन मैं कोई दूसरा वीडियो बना दूंगा इसके कैसे काम होता है। जैसे हमारा पीछे का टायर और आगे का टायर होता है ना, जो बेयरिंग का इनर रेस टाइट होता है और आउटर रेस के साथ बेयरिंग के साथ टायर घूमता है। इनर रेस हमेशा टाइट ही रहता है, वैसे होता है इसका भी, सेंटर बुश टाइट रहता है, ठीक है। तो ये जो एक्सिल है, एक्सिल टाइट होने से पहले हम लोग उसमें थोड़ा ग्रीस लगाना है। उसके बाद राइट साइड या लेफ्ट साइड फुट ट्रस्ट सपोर्टर, ये जो है एल ब्रैकेट लेफ्ट का है या राइट का है वो हमें पता करना है। वैसे तो लगेगा भी नहीं, लेफ्ट राइट में नहीं लगता है, राइट लेफ्ट में नहीं लगता है, क्योंकि ये एल ब्रैकेट का 2 होल होता है ना। जो सिंगिंग वाला होल बड़ा होता है और दूसरा 13 नंबर का बोल्ट जो लगता है वो थोड़ा छोटा लगता है, ठीक है। तो मैंने स्विंगिंग आर्म इसमें लगा दिया आराम से, ओके। और इधर आया, इस तरफ आया, थोड़ा ग्रीस लगाया। उसके बाद ये नट रखा है, ओनली एंगेज करके रखा है, फुल्ली टाइट नहीं किया। और इसमें जब साइलेंसर आएगा और सारे काम होने के बाद इसको फुल टाइट करेंगे, ठीक है। तो शॉकर हम नया लेके आया है, इसका ब्रांड है गब्रियल, ओके। तो गब्रियल का शॉकर है, नया है। और इसका मेन मकसद ये है कि 4 ये जो वॉशर रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक वॉशर बड़ा होल वाला रहता है, एक दूसरा वाला छोटा होल वाला है, ठीक है। बिना वॉशर का ये इसका सेंटर का ये जो रबर बुश है वो परफेक्टली काम नहीं करेगा। तो आप लोग बिना वॉशर का कभी भी शॉकर मत लगाना, ठीक है, ओके। तो ये वॉशर में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वॉशर नहीं लगा तो भी शॉकर में फिर बम्पिंग्स वगैरह ज़्यादा आने का चांस रहेगा। तो मैंने लेफ्ट साइड का ये जो शॉकर है इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो ये है वॉशर, देखा, ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने वॉशर लगा दिया। उसके बाद शॉकर लगाया, ओके, ठीक है। थोड़ा ग्रीस लगा देना ताकि असेंबली इजी हो जाए, ओके। उसके बाद ये है कैप नट। ये मेरे अलग अलग का कैप नट आता है, तो इसमें 14 नंबर का साइज़ भी आता है, 17 नंबर भी आता है, ओके। तो ये है उसका कैप नट से मैंने थोड़ा ग्रीस लगा दिया था कैप नट के अंदर, ताकि पानी वगैरह अगर घुस गया तो फिर कोरोशन होने का चांस रहेगा, इसलिए उसको हटाने के लिए ये कर दिया। उसके बाद टाइट कर दिया, ओके। इसमें कोई टॉर्क वगैरह कुछ नहीं है, आप आपके हिसाब से लगा सकता है, टाइट पकड़ के करना है, ठीक है। उसके बाद इधर वाला, ठीक है, ये हो गया। अब ये छोटे छोटे लाइंस दिख रहा है ना, यही होता है चेन एडजस्टमेंट लाइंस, ओके। वो चेन एडजस्ट जब करेगा बताएगा, ठीक है। अब शॉकर दोनों फिट हो गया तो हम टायर फिट करने का टाइम आ गया। जो टायर है, इस टायर को मैंने ही फिट किया था। इसके लिए वो जो 2 लीवर होता है, लंबा वाला 2 लीवर है, वो कुछ लोग स्क्रू ड्राइवर से भी कर लेते हैं, मगर हम लोग तो लीवर मैंने ख़रीदा, 2 लीवर 200 रुपये का आया गया था, तो उसके साथ करेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका पीछे का स्प्रॉकेट हब कवर, ठीक है। और ये हो गया स्प्रॉकेट हब, ओके, सॉरी, वो दूसरा हो गया ब्रेक हब कवर है, और ये हो गया स्प्रॉकेट। तो पीछे का हब पूरा 3 पीस है, तो ये है स्प्रॉकेट हब। तो मेरे पास ये IFB ब्रांड का ओरिजिनल है, IFB, उसका ही
स्प्रॉकेट मिला है और ये स्प्रॉकेट नंबर है 39 RX 100 का है। तो आप लोग आपकी गाड़ी में क्या रिक्वायरमेंट है और गियर रेशियो क्या रखना चाहिए उसके हिसाब से लगाना। मेरा ये फुल्ली पोर्टेड इंजन है तो मैं लॉ एंड टॉर्क मिस करेगा और मेरा रिक्वायरमेंट वैसा है इसलिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। इसमें स्प्रॉकेट हब के साथ लगाने के लिए 4 बोल्ट लगता है, वो स्पेशल बोल्ट होता है, वो आजकल दुकानों में मिल जाता है ये। और मेरा कंडीशन ओके था तो मैंने जिंक करके इसको रीयूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप में इसको टाइट कर देना, ओके। और इसके अच्छे से टाइट भी कर लेना इसको। ये जो मेनली इसमें जो लॉक वाशर्स हैं, लॉक वाशर्स नया लगाना सही रहता, मगर मेरे केस में क्या है मिल ही नहीं रहा था तो मैंने क्या किया पुराना कोई यूज़ करेगा। लॉक वाशर का लेग होता है वो एक्जैक्टली बेंड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको टाइट करने के लिए हमने पीछे का टायर में लगा दिया इसको और उसके बाद 17 का सॉकेट है, 17 का है या 21 का है, आई थिंक 21 है, ठीक है, 21 का। और सॉकेट से इसको टाइट करना है एक्जैक्टली। सभी को ऐसे टाइट नहीं करना कि लेफ्ट साइड पकड़ के ऐसे नहीं करना, क्रॉस हैच में करना है, मतलब क्रिस क्रॉस पैटर्न बोलता है इसको, मतलब एक यहाँ पे कर दिया तो उसको ऑपोजिट करना है, फिर लेफ्ट साइड का ऑपोजिट, ऐसे ऐसे करना होता है, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। और उसके बाद हमें ये जो टैब है इसको बेंड करना है। तो ये टैब क्या है कि ये नट अपने आप खुलने से ये रोक देते हैं और इसको हम जब टाइट कर रहा है तो इससे पहले हम जो नट है उसमें थोड़ा सा थ्रेड लॉकर लगाना भी ज़रूरत था, तो मैंने लगाया नहीं है क्योंकि स्प्रॉकेट कभी भी खोल सकता है थ्रेड लॉकर लगाने टाइम में, तो हीट दे के थ्रेड लॉकर वाला पीस खोलना पड़ता है, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट फिट हो गया, ये पार्ट्स हो गया, ओके। तो हमें अगला बारी है इसके अंदर का ये जो बियरिंग बैठाना। तो इसमें बियरिंग है तो मैंने पुराना बियरिंग को ग्रीस नए लगा के यूज़ किया है। तो इस बियरिंग को भी देखो वैसे इस स्प्रॉकेट हब को थोड़ा हीट देने के बाद हम ऐसे बैठा सकता था, तो मेरा केस में मेरे पास एक्सैक्ट साइज़ का ये जो स्लीव था इसलिए मैंने हथौड़ी से मार मार के टाइट करके बता दिया। और यहाँ पे एक सर्क्लिप है, सर्क्लिप को इंटरनल सर्क्लिप है तो इंटरनल सर्क्लिप लगा देना ऐसे ही, ठीक है, हो गया। उसके बाद ये है ऑयल सील नहीं बोलने का, डस्ट सील है, मतलब कचरा वगैरह और मतलब धूल मिट्टी अंदर घुसने से ये इसको रोक देते हैं, ठीक है। और ये भी लग गया और इसकी बाहर एक और बुश है वो लगाने के टाइम लगाएंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा ब्रेक शू प्लेट, ठीक है। ब्रेक शू प्लेट में मेनली मैंने नया JC ब्रांड का नया ब्रेक शू ले लिया, ओके। तो इसका ये है इसका पिनियन, ओके। ये जो पिनियन है इसको इसके अंदर घुसाना है अच्छे से ग्रीस लगाने के बाद, ओके। तो ग्रीस लगाना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर जंग लगने का, पानी घुसने का चांस रहेगा। ग्रीस एक्चुअली एक बैरियर भी बना देता है पानी रुकने से, अंदर घुसने से भी, ठीक है। यहाँ पे एक वियर इंडिकेटर है, ठीक है, ये वियर इंडिकेटर है, ये जो दिख रहा है ना, इसका लेग ये पुराना है, नया माल लिया नहीं मैंने, इसका इंडिकेटर लेग टूट गया, मगर ये एक वियर इंडिकेटर भी है, एज पर ये एक वॉशर के काम भी कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लीवर है, तो लीवर का होल्ड कहाँ पे लगाना है तो मैं एक्जैक्टली बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ये पुराना गाड़ी का है, तो इसका हब वगैरह का वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा हो गया होगा। और जब केबल लगाएंगे तो हम उस टाइम पे इस लीवर को खोल के एक्सैक्ट पोजीशन में कहाँ पे मुझे अच्छा ब्रेक मिल रहा है वहाँ पे इसको एंगेज करेंगे, ठीक है। अब ये नया स्प्रिंग आ गया इसके साथ, ठीक है, तो दोनों स्प्रिंग हैं, तो इसको अच्छे से ऐसे लगाना और स्प्रिंग को एंगेज करना। तो ये सब करने के टाइम प्रिकॉशंस ले लेना, ये स्प्रिंग के साथ काम कर रहा है तो कभी भी ये निकल के आँख में लगने का चांस रहेगा, ठीक है। तो एक स्पेक्स पहन के हाथ में ग्लव्स डाल के करना है, ज़रूरी है। हम इंडियंस है ना, इंडियंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा मनी भी स्पेंड नहीं करता है और हमारे पास टाइम भी है ये सब के लिए, इसलिए मैं भी इंडियन हूँ।
तो वैसे ही है, तो ज़्यादा पैसा इसमें खर्चा नहीं कर रहा हूँ, बैर हाथ से ही कर रहा हूँ। ओके, तो ये है हम लोगों का लीवर, परफेक्टली वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और लीवर लग गया तो हमें इसमें एक बोल्ट लगा के इसको टाइट करना है। ये थोड़ा सा हमारा बोल्ट है ना, उसमें थोड़ा सा हल्का सा बेंड था, तो इसीलिए उसको घुमा घुमा के घुसना पड़ता है। वैसे तो नॉर्मल हाथ घुस जाता है, इसमें हल्का सा बेंड है इसलिए नहीं जा रहा था। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसको टाइट करना है एक्जैक्टली। मैं फुल टाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया जैसे मेरा ब्रेक कहाँ पे मिल रहा है अकॉर्डिंगली आई विल अरेंज द लीवर। ओके, उसके हिसाब से मैं मेरा लीवर को अरेंज कर दूंगा। ओके, तो वो हो गया। उसके बाद हम ये जो बनाया हुआ है ना माल, उसको स्विंगिंग आर्म में लगा रहा हूँ। तो उसके लिए ये है फोल्ड्स एक्सल बोलता है, स्मॉल एक्सल बोलता है, आप लोग कुछ भी बोलो। ये स्प्रॉकेट को स्विंगिंग आर्म के साथ लगाने वाला एक छोटा सा होलो शाफ्ट है, ठीक है। तो ये होलो शाफ्ट हमेशा नया यूज़ करो। अगर थ्रेड ख़राब है तो, थ्रेड ख़राब नहीं है तो पुराना आप यूज़ कर सकता है, और इसमें बेंड वगैरह आने का बहुत चांसेस कम है। मगर मेन एक्सल जैसे रियर टायर का मेन एक्सल कभी कभार बेंड हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट गाड़ियों में बेंड होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है वो बुश मैंने जो बताया था, ठीक है। वो बुश लगाने से पहले थोड़ा उसके अंदर ग्रीस लगाना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद इसको इसमें घुसा दो। ओके, और ये ऐसे आता है। ये जो फोल्ड्स एक्सल है उसमें ऑलरेडी 2 कट्स दिया हुआ है, उस कट्स के थ्रू ही हम उसको स्विंगिंग आर्म के अंदर घुसाना है। ओके, उसके बाद ये है इसका लॉक नट टाइट करना है। ये 27 नंबर का पाना इसमें लग जाता है। ओके, और ये लगाने से पहले मैं एक चीज़ भूल गया, ये है चेन एडजस्टर। ओके, जो चेन एडजस्टर है उसको लगाना भूल गया, तो फिर से मैं खोल के उसको लगा देता हूँ। चेन एडजस्टर में 2 साइड होता है, एक मोटा वाला एक छोटा वाला, और मोटा वाले में एक लाइन होता है। वो लाइन है हमारा जो RXG लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, उसके नीचे साइड में 6 या 7 लाइन्स दिया हुआ है। उस लाइन को उसके साथ मैचिंग करना है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट साइड में लाइंस मैच होना चाहिए, वो चेन एडजस्टिंग टाइम में मैं बताऊंगा। और इसका रोटेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना अच्छे से हो रहा है कि नहीं, और वॉबलिंग है कि नहीं, सारा एक बार चेक करना है। ओके, उसके बाद आ गया हमारा रबर। वैसे तो ये 2 दिन के बाद का वीडियो है, ठीक है, क्योंकि रबर मेरे पास है ही नहीं था, मैं जाके दुकान से लेके आया। आई थिंक 120 या 120 रुपीज़ है रबर बुशेस का। ओके, डैम्पर बुश भी कहा जाता है, मतलब पीछे जो गिरारी है, जो स्प्रॉकेट है, उसका मूवमेंट को वो डैम्प कर देगा, इसके लिए इसको डैम्पिंग रबर्स कहता है, ठीक है। तो इसको मैंने जो हमारा स्प्रॉकेट हब है उस साइड का स्लॉट में इसको अच्छे से लगाना है, और स्प्रॉकेट हब में 3 एंगेजमेंट्स प्रोट्रूशंस है, उस प्रोट्रूशन में इसी 4 होल को अलाइन करके घुसाना है। अगर घुस न रहे तो हल्का सा WD-40 मार लेना, क्योंकि नया रबर है, टाइट होके अंदर चला जाता है। तो ये एक डैम्पर है। वैसे क्लच के अंदर में भी डैम्पर होता है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, क्लच के अंदर डैम्पर होता है। वैसे OEM कभी वो रिपेयर करने के लिए रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि उसका फिटिंग वगैरह बहुत माइन्यूट है, और उसको हम लोग जो हथौड़ी से मार मार के बना देता है ना, वैसे वो एक्चुअली चलता नहीं है। वो किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग भी, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको लगा दिया। उसके बाद जो शाफ्ट है उसको हल्का सा हथौड़ी से छोड़ दे के अंदर घुसाना। ये जो चेन एडजस्टर है इसको लगाना नहीं भूलना, नहीं तो फिर से खोलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एक बुश होता है, वो बुश लगाना में थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि जो हमने जो नया रबर लगाया ना उधर स्प्रॉकेट हब में, उसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत था। फिर मैंने थोड़ा सा स्विंगिंग आर्म को दोनों हाथ से पकड़ के खींचा, थोड़ा बड़ा कर दिया। उसके बाद फिर भी जाने में थोड़ा सा दिक्कत है। ओके, फिर एक इस साइड से हथौड़ी से मार लेना, और होल्ड्स को अलाइन करके इसको बाहर निकालना। ओके, तो हमारा हो गया, पीछे का पहिया लग गया। अब ये है स्टे, हमारा स्विंगिंग आर्म स्टे है। स्विंगिंग आर्म स्टे ये जो ब्रेक शू हब में लगता है, ठीक है। ब्रेक शू हब में लगाने के बाद पूरा गाड़ी तैयार हो गया। अब इस गाड़ी को पलटना है।
अब गाड़ी खड़ा हो गया, मतलब घोड़ा जैसा हो गया, खड़ा हो गया। अब खड़ा होने के बाद बाकी काम शुरू होगा, ठीक है। तो हमारा पहला प्लास्टिक पीसेस आ गया, ये है हमारा टूल बॉक्स किट, ये हो गया। और दूसरा इनर मड गार्ड, ये दोनों हमारा गाड़ी में प्लास्टिक पीसेस होता है। ओके, तो इसको लगाने के लिए 2 स्क्रू होता है, 2 बोल्ट होता है 10 नंबर का, उसी से ये चेस के साथ लगा जाता है। ओके, तो पहले होल्स को अलाइन करना है नट एंगेजिंग एरिया में, उसके बाद 10 का बोल्ट लगा के इसको टाइट करना है। ओके, प्लास्टिक पीसेस है, इसमें कोई टॉर्क नहीं है, अंदाज़ा लगा के करना है, ओवर टाइट करके प्लास्टिक पीस को तोड़ना भी नहीं है। अब आपका आईक्यू नहीं, आपका दिमाग लगा देना ठीक है, बस वही है। अच्छे से टाइट कर देना, ढीला भी नहीं छोड़ने का, नहीं तो फिर प्लास्टिक पीस से फिर वाइब्रेशन करना शुरू करेगा। तो इसको लगाना भी बहुत दिक्कत है यार। ये एक्चुअली क्या है कि ये सब 2 लोग रहता है ना, तो एक बंदा, क्योंकि 2 पीस है, टोटल 3 पीस है, चेस है और ये दोनों प्लास्टिक पीस, इसको होल्ड अलाइन करके लगाना, मतलब एक्सपर्ट टेक्नीशियंस तो कर लेते हैं। जैसे हम लोग कभी कभार काम करते हैं तो हमारा हाथ इतना साफ नहीं होता, तो 2 बंदा रहेगा ना, तो एक बंदा उसको अलाइन करके पकड़ेगा, दूसरा बंदा ऐसे एक स्पैनर से इसको लगा के टाइट करना है, ठीक है। तो 10 का स्पैनर लगा के मैंने इसको एक्जैक्टली टाइट कर दिया। तो वो मैंने टाइट कर दिया, एंडरली टाइट कर दिया। फिर भी दिखाता हूँ मैं, जैसे दिख रहा है ना। तो इसके अंदर मैंने ग्रीस लगा दिया था, ठीक है। ये चेस वगैरह पेंटिंग मैंने खुद से किया था, तो जितना भी नट बोल्ट होल्ड्स है उसमें मैंने पेपर घुसाया था और मास्किंग टेप घुसाया था, ताकि पेंट उसके अंदर ना जाए, फिर बाद में दिक्कत होने की, ठीक है। अब ये हो गया आपका मेन मड गार्ड। ओके, तो मेन मड गार्ड मैंने क्रोम कराया नहीं है, पुराना पीस अच्छा था, उसको थोड़ा बफिंग करके निकाला मैंने, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये होल्ड्स यहाँ पे भी एक है चेस में, तो इसमें ये फ्लंच बोल्ट होता है, फ्लंच बोल्ट। तो ये वाशर इनबिल्ट होता है और ये इसका क्वालिटी भी अच्छा रहता है, नॉर्मल नट जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें अगला है हमारा पीछे वाला काम, हमें तो टी स्टम और टॉप प्लेट लगाना है। टी स्टम लगाने से पहले यहाँ पे एक बुश लगता है, बुश के साथ ये बॉल बियरिंग्स ही लगता है, ठीक है। तो मेरे वाले में रेसिस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो 2 तरह का होता है। एक तो नॉर्मल बोल्ट ही रहता है, ग्रीस लगा के उसको फिट करना होता है। उसके बाद एक केज रहता है, उस केज में बोल्ट रहता है। तो वो केज होता है कि वो फाइबर जैसा एक केज है, उसके बाहर ये जो बोल्ट्स है, बोल्ट सारे को अलाइन करके करना है। तो मैंने ये नया नहीं यूज़ किया, पुराना ही यूज़ किया, क्योंकि इसमें वेयर एंड टियर बहुत कम थे। फालतू में ये सब चेंज करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए अच्छे से क्लीन किया और नया ग्रीस लगा के मैंने उसको टाइट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कैप है, तो कैप लगाना नहीं भूलना, वो पानी वगैरह ये जो छोटे छोटे बोल्ट्स है उसमें जाने से रोकता है वो। और ये हो गया आपका टॉप प्लेट। टॉप प्लेट के ऊपर एक वॉशर होता है, वो क्रोम का होता है। उसके बाद उसके ऊपर 17 नंबर का एक बोल्ट होता है, वो स्पेशल है, LPJ करके ब्रांड है, नहीं तो TVS का कोई भी अच्छा बोल्ट लगाना। तो यहाँ पे क्या है ना, ये प्लस पॉइंट, ये जो टॉप प्लेट है इसमें 9 बोल्ट लगता है, पता है आप लोगों को, पूरा से पूरा 9 बोल्ट लगता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है ओनली टॉप प्लेट में। ये मैंने कल का असेंबली में पता किया, ओनली टॉप प्लेट में 9 बोल्ट्स आर देयर, 4 5 6 7 8, और टी स्टेम का टॉप वाला सेंटर वाला 9, पूरा 9 लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो होने के बाद यहाँ पे जो आगे नंबर प्लेट लगाने के लिए एक छोटा सा क्रोम प्लेटेड पीस है, उसके नीचे 2 रबर का ओरिंग लगाना है। ये ओरिंग लगाया नहीं तो फिर वाइब्रेशन रुकेगा नहीं, और हमारा हेड का कान होता है, जो हेडलाइट स्टे होता है, वो हिलते रहता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ये जो ऑयल सील लगाना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट टी स्टेम को लगा रहा हूँ, टी स्टेम लगा दिया। अब हम शॉकर लगा रहा हूँ। तो शॉकर लेफ्ट एंड राइट साइड आपको पता ही है, राइट साइड में एक छोटा सा गुल्लू रहता है, वो वाला राइट साइड लगाना है। ऊपर एक छोटा सा ये जो निकल किया हुआ पीस है, रिंग है, उसको लगाना नहीं भूलना, ठीक है।
वो अगर नहीं लगाया तो कान का ऊपर का स्टे हमारा टॉप प्लेट में पेंट को निकालेगा और प्रॉब्लम्स भी किए करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये है हमारा टी स्टेम का मेन बोल्ट। इसका चूड़ी बहुत मतलब छोटी छोटी चूड़ी से, मतलब इसमें जब चूड़ी ये टाइट हो जाएगा ना, बिल्कुल प्लेन ही रहता है फिर बोल्ट में, में होता है। ओके, नेक्स्ट है अपना राइट साइड का और लेफ्ट साइड का हमने हेड स्टे लगा रहा हूँ। ओके, वो भी लगा दिया, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मगर ये आई थिंक ये सभी लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल हो जाएगा। सभी लोग ये वीडियो देख के आराम से आपका काम कर सकता है। उसके बाद टी स्टेम का मेन बोल्ट को टाइट करना है, ठीक है। अभी हम ओनली एनगेज ही कर रहा हूँ। इसका शॉकर का दोनों का हाइट बराबर होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट शॉकर को। वो हाइट कैसे बराबर करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब शॉकर लग गया, इसके बाद हमें अभी इसमें टायर्स लगाना है आगे का। ओके, टायर लगने के बाद हम मडगार्ड लगाएंगे। तो आगे का मूवमेंट सारा देखना है, तो अच्छे से मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, सब क्रॉस चेक करना है, अगर नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और ये टॉप में एक रबर का कैप है ताकि पानी वगैरह ना घुसने के लिए, ठीक है, वो भी लगा दिया। तो ओके, इसके बाद हम ये जो नट है इसको टाइट करना है। ये जैसे टाइट करेगा ना, हमारा टॉप प्लेट नीचे जाते रहेंगे, नीचे जाके हमारा जो बेयरिंग लॉकर नट है, मतलब वो जो छोटा छोटा खांचा लगा हुआ है ना, वो नट के ऊपर जाके ये बट कर देगा, वहाँ तक इसको टाइट करना है। ओके, किसी भी नट बोल्ट का टॉर्क मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, ओनली असेंबली करके जा रहा हूँ। फाइनल सीट और टैंक लगाने से पहले सारा बोल्ट एक्सेसिबल रहता है, उस टाइम मैं सभी का टॉर्क दे दूंगा फिर से, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सा टाइट किया कौन सा नहीं टाइट किया, ठीक है। अब हम हैंडल लगाने वाला हूँ। ओके, हैंडल लगाने के लिए ये जो स्पेशल बोल्ट है इसको खोलना है और उसके ऊपर एक छोटा सा एक कैप, वो कैप टाइप का एक ये वो एल्यूमिनियम नहीं होता है, वो लोहा होता है, ठीक है। वैसे तो टॉप प्लेट है ना, टॉप प्लेट तो एल्यूमिनियम का रहता है, अगर इसके ऊपर ये जो लगा रहा है ना, ये जो चीज़ ये एल्यूमिनियम का नहीं है, ये लोहे का है। ये बहुत हार्ड चीज़ है। आजकल का लोग इसको चेंज करने के बाद इसके ऊपर एल्यूमिनियम का जैसे ग्लैडिएटर, लिब्रो वगैरह का जो टॉप प्लेट है उसी को लगा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो दोनों नट है, हमेशा नट आता है यार, बोल्ट दोनों लगाना है। ये दोनों 12 नंबर का होता है और ये मैंने नया ख़रीदा था, मेरे गाड़ी में है ही नहीं था, तो मैंने चारों बोल्ट नया ख़रीदा है, नया ख़रीद के इसको टाइट किया है। ओके, तो वो चारों हो गया। ओके, तो ये हैंडल का स्पेसिंग एडजस्ट करना है। ये जो अभी नट कस रहा है ना, उसके नीचे एक ग्रिप्स दे रखा है, वो ग्रिप क्या करेगा, तो हैंडल को चेस के साथ, मतलब टॉप प्लेट के साथ इंटैक्ट टाइट रहने के लिए वो थोड़ा सा ग्रिप्स दिया हुआ है, उसी ग्रिप के बीच में ही हमारा ये हैंडल को कसना है। इधर उधर लेफ्ट एंड राइट को ज़्यादा हिलाने का ज़रूरत नहीं, उसी पॉइंट में रख के टाइट कर दो, अपने आप सेंटरिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी हमने टाइट कर दिया, अच्छे से टाइट कर देना। और इसका टाइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हल्का सा भी ढीला रहेगा ना, अगर हल्का सा भी ढीला रहेगा तो फिर हैंडल ऊपर नीचे होते रहेंगे, मतलब नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे आते रहेंगे और एक्सीडेंट भी होने का चांसेस है। ओके, देखा, अब थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर दिया उसका हाइट, वो अप टू द राइडर का हाइट ज़्यादा है तो हैंडल थोड़ा आगे रखना सही रहता, छोटा है तो थोड़ा पीछे रखना सही रहता। ओके, यहाँ पे एक क्लिप है, उस क्लिप को लगाना है, वो वायरिंग क्लिप है, वायरिंग जो भी आएगा उस क्लिप के अंदर से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 क्लिप रहता है, तीनों क्लिप टी स्टेम के बॉटम में लगता है। वैसे मेरे पास तो 2 ही क्लिप है, एक दो वायरिंग वाला जो क्लिप है और दूसरा ये वाला क्लिप, ठीक है। तो इसके बाद हम अभी आगे का हेडलाइट कप लगाना है। ओके, तो इसके बीच में ये जो रबर और नायलॉन बुश है वो लगाना नहीं भूलना, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। तो इस दोनों को लगा के अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ,
बाद में जब असेंबली करेंगे तो पूरा इसमें वायरिंग देखेंगे। तो ये लगाने से पहले हम ये लगाना भूल गया। ये मीटर कंसोल फुल सेट है, इसको मैंने असेंबली करके रखा है, नट बोल्ट सारा जिंक किया हुआ है और बल्ब सारा चेंज कर लिया। इसके अंदर टोटल कितना है, 5 बल्ब लगता है, वो 5 बल्ब नया लगा दिया मैंने। और वायरिंग को थोड़ा सा पेट्रोल वॉश करके WD-40 से क्लीन कर लिया और कोई भी टूटा फूटा वायर है सबको चेंज करके मैंने नया कर दिया, सोल्डरिंग करके परफेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसको भी खस लिया। ओके, आगे का कंसोल हो गया तो पीछे का टेल लाइट लगाना ही है भाई। तो पीछे का टेल लाइट आ गया, टेल लाइट भी मैंने असेंबली करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने के लिए सारा असेंबली करके रखा है। और मैंने वो जो लॉन्ग कैरियर है इसमें है ही नहीं था तो शॉर्ट कैरियर ही है। वैसे केरला साइड में तो लॉन्ग कैरियर चलता है, नॉर्थ इंडियन साइड में तो लॉन्ग कैरियर वगैरह नहीं चलता है। साउथ इंडियन साइड है उधर लॉन्ग कैरियर चलता है। तो लॉन्ग कैरियर से प्लस पॉइंट क्या है कि आप कोई ट्रिप वगैरह जा रहा है तो सामान वगैरह लेके जा सकता है और मतलब यूज़र फ्रेंडली है वो। इसमें ऐसे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, कोई सी भी आप यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो वो भी टाइट हो गया। अब आगे का टायर में आ गया, आगे का टायर लगाने के लिए हम जा रहा हूँ। तो आगे का टायर लगाने से पहले वो जो हमारा ब्रेक शू हब है, ब्रेक शू हब प्लस स्पीड ओपिनियन, ओके, तो वो लगाना है हमें। तो ये स्पीड ओपिनियन का स्पेशल बोल्ट है। ठीक है, उस बोल्ट को लगा के मैं चेक कर रहा हूँ। उसके बाद ये है नया वर्म किट, स्पीडो वर्म किट। स्पीडो वर्म किट लगाने से पहले थोड़ा ग्रीस लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये ग्रीस में ही घूमता है। ओके, ठीक है, उसके बाद ये है, तो ये है अपना स्पीडो वर्म किट। ये वर्म किट है ना, 2 टाइप का होता है, पूरा प्लास्टिक वाला भी रहता है और सेंटर पीस बुश वाला भी रहता है, फुल मेटल वाला भी रहता है। ये जो बुश है इसमें जो सेंटर पीस वो लोहे का है, इसलिए ज़्यादा वेयर एंड टियर जल्दी नहीं आएगा इस माल को। ठीक है, और पुराना RX-100 या 135 में तो फुल लोहे वाला गिरारी आता है। तो इसको ऐसे लगाना है। ठीक है, उसको लगा के रोटेशन एक बार चेक कर लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2 वाशर रहता है, वो स्पेसर वाशर्स है, वो आपके मतलब अब आपका अंदाज़ा लगा के लगाना है। किसी में एक लगेगा, किसी में दोनों लगेगा। उसके बाद एक इंटरनल सर्क्लिप है, उसको सर्क्लिप एक्सट्रैक्टर के साथ उसको बड़ा करके लगाना है। ओके, ये लग गया, इजी था, नो इश्यूज़। ओके, रोटेट भी हो रहा है फ्रीली। ये लगाने के बाद फिर से रोटेट करके देखना है। अब ये जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा वाशर है, वो लगाना नहीं भूलना क्योंकि ये जब रोटेट करेगा ये प्लास्टिक पीस एल्यूमिनियम का मतलब रबिंग करेगा, फिर भी प्लास्टिक एल्यूमिनियम से सॉफ्ट है तो प्लास्टिक जल्दी ख़राब हो जाएगा। वो बंद होने के लिए एक छोटा सा वाशर दे रखा है। तो यहाँ से ग्रीस लगा के और इसके अंदर घुसाना है एकदम स्ट्राइट। ओके, गुड। तो अच्छे से बैठ गया, रोटेशन भी हो रहा है और वो हमारा वर्म किट पूरा अच्छे से काम कर रहा है, दिख रहा है ना, रोटेट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ग्रीस घुसाना है। ठीक है, हमारा ग्रीस भी ख़त्म हो गया तो नया ग्रीस का पैकेट लेना पड़ेगा। ओके, और थोड़ा सा और ग्रीस लगा दिया मैंने ताकि कभी दिक्कत ना हो जाए। और ये है हमारा स्पेशल बोल्ट। वो बोल्ट कभी कभार मिल जाता है, कभी कभार नहीं भी मिलता है। ठीक है, और इसकी सेंटर वाला जो होल है उसके अंदर ग्रीस थोड़ा सा घुसाना ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा पिनियन की शाफ्ट है इस होल की सेंटर में जाके रोटेट करते रहता है। तो ये एक स्लीव है, स्लीव बोल्ट बोल सकता है इसको। ओके, उसके बाद मेरे पास उसके लिए एक स्पेशल टूल होता है, वो है ही नहीं है। वो खोलने के टाइम पे मैंने बनाया था, वो पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद मैंने ये सर्क्लिप एक्सट्रैक्टर है उसके साथ उसको टाइट कर दिया। उसको ओवर टाइट नहीं करने का क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब खोलने जाएंगे ना तो ये खुलेगा नहीं। इसको ओवर टाइट नहीं करना, हल्का सा ढीला रख देना। ठीक है, ओके, और ये जितना टाइट जाएगा उतना आपका वर्म भी टाइट होते रहेंगे। उसको आगे पीछे करके एडजस्ट करके वर्म का रोटेशन स्मूथ करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल सील है, ये मैंने मंगवाया है, ये नया मिल गया था, डस्ट सील। तो ये डस्ट सील है और इसको हम ऑयल सील भी कहता है क्योंकि यहाँ पे ग्रीस लगा हुआ है इसके अंदर से। वो ग्रीस ब्रेक साइड में, मतलब अभी हम इसमें ब्रेक शू लगाएंगे, ब्रेक साइड नहीं आने के लिए भी ये जो ऑयल सील है वो लगाना ज़रूरी है। बिना ऑयल सील का अब हब में इसको फिट भी नहीं करना। ओके, ये है मैंने जो बोला ना प्लास्टिक वाला पीस, नायलॉन,
ये पूरा नायलॉन है, उससे अच्छा ये होता है सेंटर में लोहा वाला पीस वाला। ओके, अब हम करेंगे ब्रेक शू लगाने से पहले यहाँ पे हमें ये पिनियन लगाना है। ओके, इसको ब्रेक शू आर्म बोलो और पिनियन बोलो, जो भी बोलो मन में लगे। ओके, तो ये भी लग गया, ग्रीस लगा के फिट करना है, ग्रीस नहीं भूलना भाई। ड्राई असेंबली किसी भी चीज़ को नहीं करने का, स्पेशली मूविंग पार्ट्स। ओके, तो ग्रीस अच्छे से लगा देना। उसके बाद स्प्रिंग लगा देना ब्रेक शूज़ में। स्प्रिंग लगाने के टाइम पे ध्यान रख लेना ये कभी भी निकल के मुंह पे मार देगा, तो ध्यान से वो करना है। और इसको ऐसे रख के प्रेस कर देना दोनों साइड एक साथ ऐसे। ओके, फिट हो गया। फिट होने के बाद सीटिंग नहीं हुआ तो एक कुछ चीज़ें उसको अच्छे से टैप करके बैठा दो। ख़त्म हो गया। तो हमारा वो हो गया। उसके बाद ये लीवर हो गया, ठीक है। और ये लीवर को ऐसे लगा दो। तो ये वाला पोर्शन आगे रखना है, मतलब वो कट मार्क है ना, वो आगे रखना था, मगर इस वीडियो में मैंने तो पीछे रखा है। और मैंने जब ब्रेक केबल लगाया तब मुझे पता चला कि ये आगे रखना था, तो इसको खोल के मैंने उल्टा लगा दिया था। ओके, वो सब रॉन्ग असेंबली प्रैक्टिसेस है, वो कभी कभार हो भी जाता है। तो यहाँ पे एक ये ना वियर इंडिकेटर है, आगे पीछे दोनों में वियर इंडिकेटर है। वियर इंडिकेटर ऐसे वाशर भी काम करता है, तो उसको लगाना नहीं भूलना। उसका लेग टूटा हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसको लगाना नहीं है, लगना नहीं चाहिए। ओके, तो वो भी फिटमेंट हो गया। अब ये फिट हो गया तो हम इसको अब फ्रंट हब में लगाएंगे। उससे पहले इसको थोड़ा सा टॉर्क दे देता हूँ। टॉर्क हमारा टॉर्क रेंज हाथी है, इसका कोई टॉर्क स्पेसिफाइड नहीं है, अंदाज़ा लगा के कर लो, ताकि चूड़ी ख़राब भी नहीं होना चाहिए, आइटम टाइट भी होना चाहिए, उस टाइप का। ओके, हो गया। ओके, ये है हमारा पूरा असेंबली। इसको देखो, ये जो ऑयल सील है ना, ऑयल सील के आउटर में वहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, उसके बाद इसको फिट कर दिया। ओके, परफेक्टली वर्क, नो इश्यू। ओके, ठीक है। हम अभी ये इसको आगे लगा, तो मैंने बोला था फ्रंट एक्सिल और मतलब शॉकर का हाइट एडजस्ट करने का, दोनों शॉकर का हाइट बराबर होना चाहिए। वो लगाने का एक ही तरीका है, जो हमारा जो एक्सिल है वो दोनों शॉकर में इजीली हैंड रोटेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने हाथ से घुमा के देखा ना, तो दोनों वो होल्ड में जो हमारा फ्रंट शाफ्ट है वो आराम से घूमना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं दिखा दूंगा एक बार और, ठीक है। नहीं, अब दिखा नहीं पाएंगे, अब असेंबली कर रहा है। ओके, तो इस तरफ से हम शाफ्ट को ऐसे लगाना, उसके बाद टायर घुसाना, और ये सेंटर में ऑयल सील है और डस्ट सील है, उसको लगाना नहीं भूलना। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्पेसर है, स्पेसर लगा के आपको फ्रंट टायर फिट करना है। तो ये सब बताने का ज़रूरत नहीं, पूरा दुनिया को पता है कैसे फ्रंट टायर टाइट करता है, ये सब करता है। इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, सिंपल है। हथौड़ी से मारा करो, हाथ से मारा था तो मेरा हाथ ख़राब हो गया, हथौड़ी नहीं मिला, अकेला आदमी हूँ, हाथ में तो मुझे लीवर मिला, लीवर से उसको मार के हमदर कर दिया। ओके, यूसेज ऑफ प्रॉपर टूल, वो यहाँ वायलेशन हुआ है। प्रॉपर टूल यूज़ करना है, अगर हथौड़ी यूज़ करने के जहाँ पे स्पैनर यूज़ नहीं करने का, स्पैनर यूज़ करने के टाइम पे हथौड़ी भी यूज़ मत करो, ठीक है। ओके, वो टाइट होने के बाद हमें यहाँ वाला नट को टाइट करना है, और इसके लिए टॉर्क होता है फ्रंट व्हील के लिए, वो परफेक्ट टॉर्क करना, नहीं तो आपका बियरिंग ओवर टाइट होकर ओवर हीट होने का चांस रहेगा। ओके, अब हम मडगार्ड फिट कर रहे हैं। मडगार्ड फिट करने के लिए 10 का बोल्ट दोनों शॉकर में 2-2 लगेगा। ओके, और इसका चूड़िया हमेशा ख़राब हो जाता है, इसलिए थोड़ा माइल्ड बोल्ट्स यूज़ करना। जैसे हार्ड एंड ज़्यादा वाला नट बोल्ट यहाँ पे यूज़ नहीं करना। जैसे इंजन का इंटरनल पार्ट्स होता है, उसका नट बोल्ट है ना, ज़्यादा हार्ड रहता है, उस टाइप को यूज़ मत करना, ठीक है। अभी ये गाड़ी देखो इस कंडीशन में आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमने एक स्क्रू छूट गया था, ठीक है, जो पीछे का, और इसका फुल टाइट भी नहीं किया था, वो अभी कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में सीट कसेगा ना, फिर ये इसको टाइट करना नहीं हो जाएगा। अब हमें इंजन चढ़ाना है भाई, इंजन इसमें बैठाना है।
ओके, तो इंजन चढ़ाने से पहले हमें ये जो फुट रेस्ट है, फुट रेस्ट लगाना है। फुट रेस्ट चेस के साथ लगता है 2 13 नंबर बोल्ट के साथ। ओके, और यहाँ पे एक उधर है, तो उसको बहुत प्यार से लगा दो, क्रॉस थ्रेड नहीं होने का, और हल्का सा ग्रीस लगा के कर लो। ये नट दोनों ढीला हो गया तो इंजन वाइब्रेशन पक्का, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंजन को बैठा दो ऐसे। ओके, बैठ गया। ओके, थोड़ा सा हिला डिला के होल्स जितना भी है पूरा 3 बोल्ट लगता है इंजन चेस के साथ। तीनों होल्स को पहले अलाइन कर दो। अगर नहीं अलाइन हो रहा है तो एक स्क्रू ड्राइवर घुसा के उस होल्ड को अलाइन कर दो। उसके बाद मैंने जो जिंक किया हुआ इंजन माउंटिंग बोल्ट्स है, इंजन माउंटिंग बोल्ट ये नीचे का है, नीचे का उस होल्ड को अलाइन करके, मेरा केस में ना हल्का सा ये जो देखा फुट रेस्ट को मैंने हथौड़ी से मार मार के वो होल्ड को अलाइन कर रहा था। ठीक है, तो इस टाइम पे ना हल्का सा पेंट वगैरह निकल जाता है, उसको रोकने के लिए लोग इसके नीचे एक कपड़ा वगैरह या रैपर वगैरह कुछ बांध के काम करता है। तो हम उतना प्रो मैकेनिक नहीं है, तो प्रो मैकेनिक होगा किसी दिन तो उस दिन कपड़ा लगा के टाइट करेंगे भाई। ठीक है, तो इसको टाइट कर लेना अच्छे से। यहाँ पे लगता है 17 नंबर का, सॉरी 17 नहीं है यार, 14 नंबर का लगता है यहाँ पे, तो 14 नंबर लगा दो, कस गया। ठीक है, और यहाँ पे एक 12 नंबर का लगता है, ये आगे वाला। ठीक है, ये सिंपल है, सबसे इजी ये है। और एक और बताता हूँ, आगे का ये जो छोटा बोल्ट है इसका देखा पेंट निकल गया थोड़ा सा। ओके, तो इसका जो टॉर्क है बहुत कम है, और पीछे वाला दोनों का टॉर्क अप्रोक्स सेम है, और उस दोनों का जो आगे वाला से ज़्यादा भी है। ठीक है, अब इंजन कस गया, पूरा टाइट भी हो गया। अब हम बाकी काम शुरू करते हैं, क्लच लगाना। तो मैंने जो क्लच लगाया था उसको थोड़ा खोला था, उसके बाद मैं फिर से लगा रहा हूँ। ठीक है, और फिर से क्लच बास्केट वगैरह मैंने फिर से पेट्रोल से अच्छे से धोया था। कभी भी लगाने से पहले तुरंत पेट्रोल से धो के फिटमेंट करना है, क्योंकि डस्ट एंड पार्टिकल्स क्लच को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, और ये नट को भी कसना, ये 19 नंबर का नट है, इसको टाइट भी करना है। टाइट करने के लिए स्पेशल टूल होता है, इसको ये जो क्लच सेंटर है उसको वो लॉक कर देगा, उसके बाद 90 नंबर लो लेके टाइट करना है। इसके लिए टॉर्क होता है, वो लास्ट टाइम में देगा। ठीक है, अभी देखो ये घूमने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ढीला करके फिर से टाइट करेंगे, और नहीं तो थोड़ा सा पंचिंग वगैरह दे देंगे तो ये आराम से काम करना शुरू करेगा। देखा बहुत अच्छा घूम रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक मसला है, मतलब प्रॉब्लम है, तो ये है। तो यहाँ पे ओरिजिनली एक मेटल का पीस आता है, वैसे तो वो मेरे पास से मिस हो गया, तो ये RX 100 का है प्लास्टिक पीस, और उसके ऊपर एक छोटा सा कवर भी है ताकि इसमें ऑयल थोड़ा देर के लिए ये मेंटेन हो जाएगा, और उस ऑयल हमारा गियर शाफ्ट नहीं, ट्रांसमिशन शाफ्ट को अच्छे से लुब्रिकेट में करके मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए 100 वाला कैप लगाया, 135 वाला कैप लोहे का होता है। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप होता था यहाँ पे, वो टूट गया यार टाइट करने के टाइम पे, और होल्ड्स को अलाइन करके इसको अच्छे से टाइट कर लेना। ठीक है, प्लास्टिक पीस है, ओवर टाइट नहीं करना, टूट जाएगा। ओके, और इसका सेंटर का वाशर है, वाशर मतलब गैस्केट है, वो ख़राब नहीं था तो मैंने पुराना ही यूज़ कर दिया, नया लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो आप कंडीशन देख लो, ख़राब है तो लगा दो, नया लगाना मस्ट ऐसे कुछ नहीं है, कंडीशन देख लो। ये सब ऑन कंडीशन आइटम्स है, देख लो। वैसे गैस्केट नहीं है ऑन कंडीशन आइटम, गैस्केट हमेशा चेंज करना है, मगर मेरे कंडीशन में ओके है, वी आर नॉट ए प्रो मैकेनिक, तो नो इश्यू, चलता है। तो हम भी अब मैग्नेट की तरफ आ गया, तो हम पहले मैग्नेट कॉइल लगाना है। मैग्नेट कॉइल लगा दिया, होल्स को अलाइन कर दिया, और मशरूम हेड टाइप का 2 स्क्रू होता है। ठीक है, ये दोनों मिस हो जाता है हमेशा, तो इसको मैं जैसे इंजन खोल जाता है तो इसी को मैग्नेट के साथ चिपका के रखेगा, तो ताकि ये खोएगा नहीं। तो इसको टाइट करना, और ये नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने से ये नहीं चलेगा, इम्पैक्ट रंच या कुछ लगा के टाइट करना पड़ेगा। ठीक है,
और यहाँ पे ये आ गया हमारा हाफ मून वुडरफ की। तो इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगाना नहीं भूलना भाई, नहीं तो ना इस एरिया में ना पानी घुसने का चांसेस है ऑब्वियसली। तो ये सब एल्यूमिनियम मेटल पीसेस को कोरोशन लगाने में मैक्सिमम चांस। आप किसी का भी मैग्नेट देखना, वो मैग्नेट बहुत साफ नहीं रहता है इतना पुराना गाड़ियों में भी, पानी वगैरह रहेगा और ढंग से मतलब वो पानी इवापोरेट भी नहीं होगा, वहाँ पे रह के कोरोशन शुरू हो जाएगा। इसलिए इस एरियाज़ में थोड़ा सा WD-40 वगैरह मार के रखो ताकि मैग्नेट वगैरह अच्छा रहे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद मैग्नेट फिट कर दिया मैंने। इसमें RX 100 का मैग्नेट लगा रहा हूँ। तो ये वैसे गाड़ी का एक्सेलरेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें। तो लाइट वेट मैग्नेट है RX 100 का 4 होल मैग्नेट। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट है तो इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। वैसे हैवी मैग्नेट लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरा केसेस में ये लगा रहा हूँ। ठीक है, अब आ गया अगले बारी हमारा टैंक वगैरह का। बहुत देर हो गया मैकेनिकल वर्क करके, अब थोड़ा सा आर्टिस्टिकल वर्क कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिस्टिकल में मेरा हाथ अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है। पेंटिंग वगैरह मैं कर लेता हूँ मगर फिर भी परफेक्टली नहीं कर लेता हूँ। मैंने इसमें RX 135 5 स्पीड वाला स्टिकर मंगा रहा। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ठीक है, और देखा इसमें मैंने जैसे चिपक तो गया मगर इसमें छोटा छोटा बबल्स आने लग गए यार। ये सब मेरा गलती है। ये सब आप लोग जब असेंबली करेगा ना मत किया करो। तो नोबडी इज़ परफेक्ट, आई एम नोबडी, तो मैं भी परफेक्टली नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये दूसरे में वो गलती नहीं करना। एक में तो बबल आ गया, मैंने प्लास्टिक एक ATM कार्ड निकाला, उसके साथ भी ट्राई करके देखा मगर वो तो साफ़ नहीं हो रहा है, वो बबल ही रह गया। चल ठीक है, किसी दिन आगे से ये गलती नहीं करना। तो वैसे गलती हो गया। इसका पेंटिंग मैंने 2K ब्लैक पेंट से किया है। टोटल पेंटिंग का कॉस्ट अराउंड 4500 रुपीज़ लगा है, मैंने खुद से किया था इसलिए। और इसका आउटर पेपर को पील अप कर देना और यहाँ का भी कर देना। देखा, इस साइड का मैंने थोड़ा ढंग से फिटिंग किया था। ठीक है, देखा यहाँ थोड़ा साफ है, उस तरफ 2-3 बबल्स आ गया। ओके, और अभी ये स्टिकर लगा दिया, उसके बाद मुझे इसमें क्लियर कोट भी मारना है। तो ये जो 135 का एम्ब्लम है, एम्ब्लम की ऊपर 5 स्पीड लगता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से लगाना है भाई। इधर उधर अगर हो गया तो, क्योंकि मेरा आर्टिस्टिकल हैंड बहुत पुअर है, मैकेनिकल भी पुअर ही है, फिर भी आर्टिस्टिकल और पुअर है, वेरी पुअर है, दैट्स वाई। तो इसको एक ATM कार्ड के हेल्प से इसको मैं इट्स ए प्रो एक्शन। ओके, तो उसको बहुत ध्यान से मैंने लगाया था, थोड़ा अच्छा लग गया। ठीक है, तो 5 स्पीड लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 स्पीड लिखने से गाड़ी नहीं उठता है, उसका इंजन में काम करना पड़ता है, तभी वो 5 स्पीड बनता है। वैसे स्टिकर से लोग देखेगा तो लोगों को तो हम वो बना सकता है ना। ठीक है तो ठीक है, अब अगला कवर भी ले लिया। तो ये सारे खुद से आप लोग कर सकता है, मगर आपके पास टाइम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ये सब है तो आप भी आपका काम कर सकता है। फिर भी कुछ भी हो, जैसे हमारा साइड में कहावत है, तो ये जो बिरयानी है ना, बिरयानी वो जो हम घर पे भी बनता है और ताज होटल में भी बनता है। तो ये जो घर पे बनता है ना बिरयानी, वो ताज होटल जैसा कभी नहीं बनेगा। तो वो है, आप घर से खुद से बना दो, उसका ड्रॉबैक्स ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो अब देखो इसके ऊपर मैंने क्लियर मार दिया। देखो क्लियर मारने के टाइम थोड़ा नीचे गिर गया। ये है मेरा पेंटिंग सेटअप। देखा, यहाँ पे मेरा पेंटिंग होता है। ये सब पेंटिंग होके घर के पीछे ही मैंने पूरा पेंटिंग कर रखा है। पेंटिंग का वीडियो लगाया नहीं मैंने, क्यों ज़्यादा लंबा नहीं करने का। ओके, ये जो हम चेन लगा रहा हूँ भाई, तो चेन क्यों लगा रहा है कि चेन मैंने पुराना ही यूज़ कर रहा हूँ। इसको थोड़ा अच्छे से पेट्रोल से क्लीन कर लिया, उसके बाद अभी चेन लगा दूँगा। चेन लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा ग्रीस लगाएंगे। ओके, तो ये सारा लग गया। तो ये हाफ एक्सल का नट थोड़ा टाइट था, मगर इसलिए हथौड़ी से थोड़ा मार के आगे करना पड़ा और चेन एडजस्टर को एडजस्ट कर लिया। तो ये मैक्सिमम आगे जाएगा, तभी हम इसका ये जो चेन लॉक है, लॉक लगा सकता है। ठीक है, तो चेन लॉक लगाने के लिए फुल पीस को हम आगे लगा देते हैं, मैक्सिमम फ्रंट।
उसके बाद चेन लॉक लगाना है बहुत ध्यान से। और चेन लॉक ये जो उसका चेन लॉक में एक क्लिप होता है लॉक, उसका जो मुंह होता है, जो माउथ होता है, वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में रहना चाहिए, ठीक है, वो ध्यान रखना है। जिस डायरेक्शन में रोटेट करना है उसी का ऑपोजिट साइड में उसका मुंह खुल के रखना चाहिए। ओके, ठीक है, वो भी लग गया परफेक्टली। ओके गुड। तो अभी हमें ये जो स्प्रॉकेट नट है उसको टाइट करना है। अभी चेन भी एडजस्ट करना है हमें तरीके के। तो छोटे छोटे 6-7 लाइन होता है, स्विंगिंग आर्म में 2 लग होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर में मैंने एडजस्ट करके रखा है, और यहाँ पे अगर 3 है तो ऑपोजिट साइड में भी 3 ही रहना चाहिए। अगर नहीं है तो टायर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घूमने लगेगा, और टायर बहुत दिन के बाद जब खिसेगा तो एक साइड में खिसकना ज़्यादा हो जाता है टायर का, इसलिए वो ध्यान रखना है। ओके, ये चेन टाइट हो गया, तो हम इसका स्प्रॉकेट नट को टाइट करने वाला हूँ। इसके लिए हमें 27 का स्पैनर चाहिए, तो 27 वाला स्पैनर से हम इसको टाइट कर रहा हूँ। तो इसको टाइट करने के लिए मैंने नीचे देखो छोटा सा टी लगा दिया, थोड़ा सा जुगाड़ लगा दिया, और इस स्प्रॉकेट नट को अच्छे से टाइट करना है भाई। इसका टॉर्क है अराउंड 6 kgfm में, ठीक है। ओके, और न्यूटन में अराउंड नहीं, पाउंड फीट में 40 है आई थिंक, मैं भूल गया, मैनुअल में है मेरे पास, और वीडियो के लास्ट में वो सारा टॉर्क स्पेसिफिकेशन में एक फ़ोटो शेयर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो हो गया परफेक्टली। और इसके बाद एक टैब वैशर बेंड करना है, इसको अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्प्रॉकेट नट कभी कभी खुल जाता है। तो स्प्रॉकेट नट खुलेगा ना, और गाड़ी आपका 120-100 पे रहेगा, और स्प्रॉकेट नट खुल गया तो सोचना भाई क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ, स्प्रॉकेट नट गायब हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं स्प्रॉकेट नट, है ना। ठीक है, ये है मेरा टॉर्क रेंच, ठीक है, टॉर्क मास्टर करके ब्रांड का है। तो यहाँ पे मैंने 7, सबसे ज़्यादा एक गाड़ी में सबसे बड़ा टॉर्क होता है मैग्नेट में। मैग्नेट है ना, इतना बड़ा टॉर्क है, 7 kgfm है, इतना बड़ा टॉर्क देना होता है मैग्नेट में। एकदम खड़ा होकर टाइट करना पड़ता है। मैंने तो ये जो लॉकर है, जैसे ये रेड कलर का है ना, ये मैग्नेट लॉकर है, तो इसमें बहुत बार कर दिया कि वो स्लिप कर रहा था, फिर लास्ट में मैंने कैसे भी लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे होता है 5.5 जो प्राइमरी नट होता है। ये अभी वैसे मैं गलत कर रहा हूँ, अभी टाइट नहीं करने का, क्योंकि क्लच एनगेज होने से पहले आपको टाइट करना था, तो ये अभी मैं गलत कर रहा हूँ। फिर भी मैंने टॉर्क दिखाना था आप लोगों को, तो थोड़ा सा मतलब शो ऑफ टाइप है मैं भी टॉर्क देता हूँ करके सबको दिखाना है ना। तो इसको लॉक करने का तरीका अलग अलग लोग अलग अलग करता है। वैसे तो मैंने तो कनेक्टिंग रोड के बीच में एक प्लेयर को घुसा देगा, उसके सामने एक रोड घुसा के कनेक्टिंग रोड में टाइट करता है, वैसे वो गलत है। वैसे करने से क्रैंक का सेंटर बेयरिंग का नीडल बेयरिंग है ना, वो कट जाता है। ओके, वो छोड़ दो। तो अभी हम क्लच के तरफ आता है। क्लच असेंबली करना है, क्लच मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो इंजन में आपका कितना भी पावर बना दो, वो पीछे रियर व्हील में देने के लिए जो क्लचेस और क्लच प्लेट्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो क्लच प्लेट्स जब भी आप फिटमेंट करोगे तो एक्जैक्टली वो ऑयलिंग करके कर लो, और वियर एंड टियर देख के उसको असेंबली करना है, ठीक है। तो एक एक करके मैं लगा रहा हूँ। तो क्लच के बारे में और ज़्यादा क्या बताऊँ यार। क्लच में जो पहले लगाया था वो उसको बोलता है फ्रिक्शन प्लेट, अभी ये जो लगा है उसको बोलता है स्टील प्लेट। और स्टील प्लेट में एक छोटा सा लेग बाहर को रहता है, तो वो हमारे पास कितना स्टील प्लेट है उसको क्लॉकवाइज रोटेशन में लगाना है। मतलब अभी मैंने पहला स्टील प्लेट को 12 o'clock में लगाया था, दूसरा मैंने 4 o'clock में लगाया, तीसरा मैंने 6 o'clock में लगाना है। वैसे वैसे उसको रोटेट करके 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 सबसे टॉप तक लगाना है, ठीक है। और इसको मैं देखना 6 o'clock में लगाएंगे। ओके, उसके बाद स्टील प्लेट है, स्टील प्लेट, और ये दोनों मतलब उल्टा नहीं होने का, बहुत ध्यान से करना। ये 6 o'clock में लगाया, देखा 6 o'clock नहीं, थोड़ा सा और आगे कर दिया मैंने, मज़ा नहीं आया, तो उसको 7 o'clock कर दिया मैंने आई थिंक, ठीक है। उसके बाद फिर से फ्रिक्शन प्लेट लगा दो। ओके, उसके बाद ये हो गया आपका स्टील प्लेट।
ओके, वो भी लग गया। ये 9 o'clock है। ओके, 9 o'clock के बाद ये लग गया। और इसमें अब एक कवर लगेगा, उसको बोलता है प्रेशर प्लेट। वो एल्यूमिनियम का होता है प्रेशर प्लेट, ठीक है। वो लगाने से पहले हमें क्या करना होता है कि हमें क्लच रोड लगाना है। क्लच रोड को देखो मैंने देसी जुगाड़ से थोड़ा हीट करके ऑयल में डिप कर दिया ताकि थोड़ा हार्ड रहे, ठीक है। उसका टिप्स, उसके बाद एक छोटा बोर्ड है, इसको नहीं भूलना लगाने का। तो ये नहीं लगेगा ना तो क्लच जब जबेगा तो ये जो पीस है इसको ख़राब करने का चांस रहेगा। किसको? प्रेशर प्लेट को। ओके, तो वो भी लग गया, एक्जैक्टली परफेक्ट हो गया। अब हम लगाना है प्रेशर प्लेट। ये है प्रेशर प्लेट। तो प्रेशर प्लेट में एक एरो है, तो वो जो एरो है यहाँ पे एक इंजू मार्क किया हुआ है। ये जो इंजू मार्क किया हुआ पीस लोकल है, वैसे वहाँ पे एक डॉट रहता है, मेरे में डॉट नहीं रहता है, पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद स्प्रिंग लगाना है, स्प्रिंग का लेंथ नापना है और विद इन लिमिट है तो करना है। मैनुअल में लिखा हुआ है वियर लिमिट कितना है। ओके, तो उसका लंबाई अगर कम हो गया तो उस स्प्रिंग को आपको चेंज करना है। उसके बाद ये जो स्क्रूज लगाना है, ठीक है। मेरे वाले में देखो ऑलरेडी जुगाड़ से पुराना कोई स्क्रू लगा हुआ था, तो मैंने क्या कर लिया, ओरिजिनल स्क्रू कैसे भी जुगाड़ करना है आपको। तो मैंने मेरा एक दूसरा पुराना इंजन था, उसके साथ मैंने लगा के टाइट कर लिया, ठीक है। ओके, अब हम क्लच कवर बंद कर रहे हैं। क्लच कवर बंद हो गया, ठीक है। अब हमें इधर आना है मैग्नेट कवर की तरफ, ठीक है। मैग्नेट कवर में ये जो हमारा छोटा सा केबल लगाने के लिए एक पीस होता है यहाँ पे, वो एक ब्रास का बुश है। उस ब्रास बुश को इसमें लगा के देखो ऐसे फिट करना होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है, तो पहले हम केबल अंदर घुसा देंगे, उसके बाद इसको लगा देंगे, ठीक है। सब कुछ लग गया, बाद में पता चला इस केबल को है ना उस होल्ड से हमने घुसाया नहीं था। कौन सा केबल? जो एक प्लास्टिक बुश दिख रहा है ना ऊपर, उसको क्लच कवर के जो होल दिख रहा है उसके अंदर से घुसाना था, वो भूल गया था। तो मैं फिर से उसको खोला। ओके, ये सब रॉन्ग प्रैक्टिस है, मतलब गलती से हो जाता है, ठीक है। देखा, चलो ठीक है, मैंने उसको फिर से अच्छे से लगाया। ओके, दिस टाइम कोई गलतियाँ नहीं है, फिर से अच्छे से लगाया, परफेक्टली बैठा नहीं रहा है, ठीक है। फिर परफेक्टली बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और क्लच एडजस्ट करना है, ठीक है। क्लच एडजस्ट करने से पहले हमें इसमें स्क्रूज लगाना है। ये जो लंबा वाला स्क्रू है इसको पहले ही लगा दो, बाकी 1 2 3 टोटल 4 स्क्रू रहता है इसमें, ठीक है। इसको अच्छे से टाइट कर दो। टाइट करने के बाद क्लच एडजस्ट करना है। देखा, क्लच आराम से काम कर रहा है। ओके, अब जो मेन काम पे आ गया, जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसका हार्ट होता है उसका सिलेंडर, मेन चीज़ है ये, ठीक है। वैसे 4 स्ट्रोक इंजन का हार्ट होता है उसका सिलेंडर हेड, मगर 2 स्ट्रोक इंजन का हार्ट होता है उसका सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर में ही पोर्ट्स होता है। पोर्ट्स थ्रू सिलेंडर के ऊपर एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, और 4 स्ट्रोक में सिलेंडर हेड में वाल्व्स होता है, उसी वाल्व थ्रू एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर पहुंचता है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक गैसकेट लगाया, उसके बाद गैसकेट सीलेंट लगाया, उसके बाद ये बॉटम साइड में एक सपोर्टिंग रिंग होता है, ठीक है, ये उसको मैंने लगाया। ओके, उसके बाद वो रिंग है उसको उसी का स्लॉट में बैठा दिया। ओके, गुड। ये जो पिस्टन है इसमें थोड़ा सा पोर्टिंग वगैरह किया हुआ है, देखा छोटा छोटा होल्स दिख रहा होगा आपको, ठीक है। वो सब आप लोग मत करना, हम ऐसे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहता है, ठीक है। तो आप होल्ड वगैरह करने का भी कुछ कुछ तरीका होता है, वैसे मनमर्जी होल्ड्स नहीं करना। और नीचे भी देखो 2 होल्ड्स दिख रहा है ना, गड्जन पिन जो घुसता है ना उसी जगह पे होल्ड्स फिर से किया हुआ है, मैक्सिमम कूलिंग के लिए बनाता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, और यहाँ पे हमें लगाना है रीड वाल्व। रीड वाल्व मैक्सिमम मैं तो शॉगन का ही लगाता है, शॉगन रीड वाल्व का फ़ैन हूँ मैं, वही रेकमेंड करूँगा, और अच्छा भी है ये, ठीक है। तो इसको भी लगाने से पहले थोड़ा सीलेंट लगाना ही भाई, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन है। अब बिना सीलेंट का लगा दो, नो इश्यू। अगर ब्रांड न्यू इंजन है तो, इतना पुराना इंजन है, एल्यूमिनियम में डेंस वगैरह बहुत होता है, तो ये जो सीलेंट है ना एल्यूमिनियम का, डेंस वगैरह से जो एयर लीकेज है उसको रोक देता है, ठीक है। तो इसमें
जो हमारा मैनिफोल्ड है उसको भी घुसा दो। इसके लिए 4 स्पेशल बोल्ट होता है, ठीक है। वो बोल्ट्स में एक वॉशर होता है, वो इनबिल्ट रहता है, और इसको टाइट कर लो। उसके बाद हमें पिस्टन के साथ सिलेंडर को घुसाना है। ओके ओके, घुस गया, बैठ गया। ओके गुड, परफेक्टली बैठ गया। ये था हमारा बहुत वाइटल मतलब एक्टिविटी, पिस्टन और सिलेंडर को मैचिंग करके बैठाना। और ये जो नट बोल्ट है, देखा, ये सारे मैंने चेंज कर दिया और परफेक्टली बनाया है। उसके बाद ये जो गैस्केट है इसको लगाना है, मेटल गैस्केट। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर का 4 नट है, वो सारे फ्लंज नट होता है, उसको टाइट कर लो। उसका टॉर्क होता है, ठीक है, वो टॉर्क के हिसाब से करना है। और ये है सोमेंद्र सिंह इफेक्ट, सोमेंद्र सिंह का कट्स है, वो मैं एक एक्सपेरिमेंट है वो लगा के देख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कार्बोरेटर आ गया, कार्बोरेटर को लगाना है। कार्बोरेटर में यहाँ पे RX किंग का रेप्लिका कार्बोरेटर लगाया, ओरिजिनल नहीं, रेप्लिका है, तो उसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। ओके, तो वो लग गया। तो उसके बाद केबल लगाना है। तो केबल लगाने के लिए ये है कि ना, एक छोटा सा गुल्लू है, उसमें रबर उसके अंदर लगा दो। ओके, तो अभी हम केबल के पास आ गया, मतलब थ्रॉटल के पास। थ्रॉटल हैंडल है, उसके पहले थोड़ा सा ऑयल लगा दो ताकि थ्रॉटल उसमें एकदम परफेक्टली काम कर ले। ओके, तो थ्रॉटल इसके अंदर ऐसे घुसा दो। उसके बाद हैंडल ग्रिप के छोटा सा पॉइंट है, उधर घुसा दो। उसके बाद थोड़ा सा रोटेट कर लो। नया केबल है, नया केबल सब यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा निकल गया था, उसको टाइट कर दो, फिर अंदर से घुसा दो, हो गया। तो इसमें मैंने ओरिजिनल हैंडल ग्रिप और हैंडल का ये जो ग्रिप है ना, ये सब ओरिजिनल यूज़ कर रहा हूँ ताकि ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा ग्रिप अच्छा मिलता है। पुराना माल से मुझे कोई मतलब प्यार नहीं है। तो कुछ लोग आजकल मेड इन जापान करके भाग जाता है, वैसे कोई चक्कर नहीं है। जो आइटम हमें जो मिल रहा है ना, उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। मेड इन जापान के पीछे मत जाओ। क्वालिटी अगर अच्छा है तो मेड इन जापान भी हो या मेड इन इंडिया भी हो, मेड इन यूक्रेन भी हो, चलेगा। ओके, ठीक है। तो मैंने CDA भी फिट कर दिया। अब उसके बाद हम आ गया वायरिंग की तरफ। वायरिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। RX 100 135 में हम कलर टू कलर मैच करना है, तो मैक्सिमम कपलर्स होता है। एक कपलर दूसरा कपलर में फिक्स भी नहीं होता है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो वायरिंग के बारे में मलयालम में मैंने डिटेल वीडियो किया हुआ है, तो वो एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कलर वगैरह मैंने इंग्लिश में ही बोला है। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले जो मैग्नेट से जो आउटलेट निकलता है वो वायरिंग के साथ जोड़ रहा हूँ। फिर CDA का कनेक्शन, उसके बाद CDA का कलर टू कलर मैच करना है, ब्लैक एंड वाइट और रेड एंड ब्लैक। ओके, और ब्लैक और एक ऑरेंज आएगा आगे। ऑरेंज आएगा हमारा HT कोयल के लिए। तो डेली ये सब करते करते है ना, ये कलर वगैरह थोड़ा बहुत याद हो जाता है, आप लोगों को भी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत गाड़ी का किया है तो थोड़ा बहुत हम प्रो मैकेनिक हो गया वायरिंग में, नो इश्यूज़ है। कोई भी वायरिंग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, मतलब ठीक हो जाता है मैक्सिमम। तो ये मैं पुराना वायरिंग को भी रीयूज़ कर रहा हूँ। पुराना वायरिंग अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था, देखा। तो ये है वायरिंग का रूटिंग। तो ये जो सेंटर होल है उसके साथ यहाँ पे क्लैम्प है, उस क्लैम्प के अंदर से निकलना है। उसके बाद ये लगाने से पहले है ना, हम RR यूनिट लगा दिया और RR यूनिट को भी टाइट कर दिया, रेगुलेटर एंड रेक्टिफायर यूनिट। उसके बाद ये जो ऑरेंज वायर है, ये जो है ये यहाँ पे आके HT कोयल में लगता है, ठीक है। और मेरा HT कोयल है ना थोड़ा छोटा टाइप का है, ओरिजिनल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। देखता हूँ उसमें करंट स्ट्रेंथ वगैरह कितना है। और उसके बाद टाई कोड लेना है। टाई कोड लेके वायरिंग को अच्छे से चेस के साथ एक नॉट बांध लेना, ठीक है। ये करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वायरिंग फिर हिल के फिर नीचे आ जाएगा, फिर हमें भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या लग गया था, ठीक है। ये फुल्ली टाइट करके वायर केबल लगा देना। ओके,
तो यहाँ पे भी एक मैं लगा रहा हूँ, ये सीट की साइड है, यहाँ पे भी मैंने लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे हो गया हमारा ब्रेक स्विच। ब्रेक स्विच सिंपल है, ब्रेक स्विच ऐसे इसको प्रेस कर लो, ठीक है, बैठ गया, अब ऊपर नहीं आएगा। उसके बाद इसके अंदर से वो स्प्रिंग को घुसा दो, स्प्रिंग का एक एंड जाएगा हमारा ब्रेक पेडल में। ओके, ये एक पुश फुल स्विच है, मतलब हम ब्रेक जब मतलब प्रेस करेगा तो ये ऊपर वाला चीज़ को पुल करेगा, और जब ब्रेक छोड़ेगा तो ये जाके उसको टच करेगा और कंडक्टिविटी बना देगा। ओके, सिंपल मैकेनिज्म है। ओके, एक प्लेयर के हेल्प से उसको थोड़ा बेंड कर देना ताकि वो निकलेगा नहीं आगे। ओके, सब कुछ हो गया, और इसको रोटेट करके जितना हमें टेंशन चाहिए उस स्प्रिंग को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ओके, और यहाँ पे कपलर है, कपलर मेन वायरिंग के साथ लगा देना। ओके, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आ गया फुटरेस्ट। फुटरेस्ट रबर्स है, फुटरेस्ट रबर्स मेरे केस में ठीक है, ओके, थोड़ा सा टाइट है तो मैं इसको हथौड़ी से मार मार के अंदर बैठा दिया। ओके, थोड़ा सा यार बेंड करने के लिए ऊपर से मारा था, ठीक है, गलती नहीं मारना, मतलब समझ गया होगा। ओके, अब आ गया हमारा टैंक। टैंक में रबर्स है, टैंक रबर्स यहाँ पे 1 2, ओके, और ये पीछे तीसरा, इसको लगाना थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा ऑयल लगा के टाइट कर देना, ठीक है। बाद में हम टांगी को इसमें फिट करेंगे, उससे पहले हम गाड़ी को बाहर कर दिया, घर के अंदर था इतना देर। अब होली खेला है, होली कब था आपको पता ही है, तो होली खेला हुआ है, उसकी साइड से हम इसको फिट कर रहा हूँ। हम अभी पावर बॉक्स को फिट कर रहा हूँ, यामाहा एनर्जी इंडक्शन वाला वही पावर बॉक्स है ये। इसको मैंने ये सर्क्लिप्स यूज़ करके टाइट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो वो क्लिटिंग्स होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस टाइप का क्लिटिंग्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और टंगी भी फिट कर दिया, टंगी फिट कर दिया, सब कुछ मैक्सिमम हो ही गया। अब आ गया हमारा एक्सपेंशन चेम्बर। तो ये मैंने साइलेंसर फिट नहीं किया, मैंने बोला ना गाड़ी को कुछ मोड्स बना के रखा है, इंजन फुल्ली पोर्टेड है, तो इसमें वो जो हमारा नॉर्मल साइलेंसर है ना वो अच्छे से काम नहीं करता, तो इसमें मैं एक चैम्बर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सब लोग बोलेगा नया इंजन है भाई चैम्बर क्यों लगा रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, बिना चैम्बर का एक 2 स्ट्रोक इंजन कंप्लीट नहीं होता है भाई, ठीक है। तो चैम्बर को भी हमने लगा दिया परफेक्टली। अब गाड़ी देखो, अब ये हो गया, तो ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें जैसे एयर फिल्टर बॉक्स हो गया और ऑयल टैंक हो गया, और एक और चीज़, इसमें मैंने ऑयल पंप रिमूव कर दिया, ठीक है, ऑयल पंप है ही नहीं गाड़ी में। ऑयल पंप के जहाँ पे मैंने एक ब्लैंकिंग लगा के एक मेटल का पीस काट के गैस्केट के साथ उसको टाइट कर लिया। ओके, अब गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट कैसे आ रहा है। देखो अब रात हो गया, रात में मैंने गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट करके देख लिया, और रिव वगैरह अच्छे से आ रहा है, नो इश्यू। ओके, अब इंजन स्टार्ट हो गया, गाड़ी स्टार्ट है, नो इश्यूज़ है। अब हम एयर फिल्टर बॉक्स लगा देंगे। एयर फिल्टर बॉक्स के लिए यहाँ पे एक ग्रोमेट लगता है, ग्रोमेट मतलब रबर एंड, और ये जो एक छोटा सा मेटल स्लीव होता है, ये दोनों का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रोमेट। तो ग्रोमेट, बिना ग्रोमेट का इसमें फिट ही नहीं करना, अगर बिना फिट किया तो वाइब्रेशन बहुत प्रोड्यूस करेगा, प्लास्टिक पीस से लोहे के साथ बट करके करके बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा रे, तो इसलिए हमेशा इसको करना। देखो छोटा छोटा होल्स मैंने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है ताकि एयर फ्लो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए। और यहाँ पे 2 स्क्रू है, वो दोनों स्क्रू लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखो इसको मैं फिट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे रोटेट करके फिट करना है। ओके, तो वो भी हो गया, बुशिंग भी हो गया। तो इसके बाद इसको ऐसे ही फिट कर सकता है, ठीक है। तो गाड़ी में फिट करने के टाइम में मैं दिखा दूँगा। तो ये ऐसे होता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है ऊपर नीचे, और यहाँ पे इसको फिट कर लेना। उसके बाद ये जो लंबा स्क्रू नहीं तो बोल्ट होता है, उसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे टाइट करना है, दिख रहा है ना, ये ओवर टाइट नहीं करने का, प्लास्टिक ये टूट जाएगा, तो थोड़ा बहुत देख के करना।
उसके बाद एयर फिल्टर मैंने लगाया नहीं ने, अभी एयर फिल्टर मेरे पास नहीं है, नया एयर फिल्टर लेके आऊँगा और उसको इसमें लगा दूँगा। ओके, यहाँ पे 3 स्क्रूज होता है, वो तीनों स्क्रू को हम टाइट करना है। अब गाड़ी हो गया मैक्सिमम तैयार, बस इसमें टंकी, सीट और आगे का हेडलाइट लगाना है। ओके, तो बाकी वायरिंग मैंने कंप्लीट कर दिया। कार्बोरेटर में वो जो बूट है उसको लगाना है, वो सब छोटे छोटे काम है, वो सबको पता ही है। ओके, हाँ, ये जो मैंने दिखाना भूल गया, तो हमारे में ऑयल टैंक का ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो लोग ऑयल टैंक मेंटेन करता है उन लोगों के लिए एक वीडियो अभी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बुश होता है, रबर बुश है, उसको लगाना है। उसके बाद देखो ये ऑयल टैंक आगे पीछे करने के लिए भी है। ओके, ख़त्म क्लास, हम अभी टेस्टिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, गाड़ी को नीचे कर लिया, ये है हमारा गाड़ी। तो इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग करके मैं दिखाता हूँ गाड़ी कैसा है। ठीक है, तो ये फाइनल लुक है हमारा गाड़ी का, दिखने में तो ओके। अब चला के देखूंगा तो समझ में आ जाएगा क्या है। तो 5 स्पीड स्टिकर वगैरह ओके है, गुड लुकिंग है, नो इश्यूज़। इसमें अभी नंबर प्लेट में स्टिकर्स लगाना है बाकी है, और रनिंग पीरियड तो नहीं है क्योंकि यूज्ड पिस्टन मैंने यूज़ किया है, नया पिस्टन और नहीं है, पुराना पिस्टन को ही मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है। इंजन में सिलेंडर रबर किट मैंने लगाया नहीं ने, वो भी लगाना है। ठीक है, फ़िलहाल देखो छोटा छोटा कोरोशन एरिया है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। गाड़ी का खाली प्लस दिखाने से थोड़ा माइनस भी दिखाना चाहिए ना, तो वैसे परफेक्ट है गाड़ी। ठीक है, थोड़ा सा इंजन नॉकिंग वॉइस है, इंजन नॉकिंग वॉइस तो है क्योंकि उसमें पिस्टन रिंग्स थोड़ा ख़राब है। तो इसमें अभी हम 2-3 ट्रायल मार के चेक करूँगा, उसके बाद नया पिस्टन डालेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा रिस्टोरेशन वीडियो। नेक्स्ट गाड़ी इसका है, इसका बारी आएगा अगला।